ऑल राइट, हेलो एवरीवन, आई एम सी एस सौम्य कटारिया और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्राफ्टिंग का रिविजन डे 3। ओके, सो लाइव लेक्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विल ट्राई टू मेक इट एज गुड एज अ लाइव लेक्चर। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, आप लोग रिविजन लेक्चर में मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और हम लोग फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्विकली करेंगे डे 3 का रिविजन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को याद कराती हूँ हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट किया था। यूनिट 4 इन न्यू सिलेबस, यूनिट 2 इन ओल्ड सिलेबस। ओके, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक डीड क्या होता है। मैंने आप लोगों को उसका डिफरेंस भी बताया था कि अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोगों ने सेल डीड बनाना कैसे सीखा है, सेल डीड बनाना सीखा था, सेल डीड कैसे बनाता है। हमने बेसिक पॉइंट्स भी पढ़े थे कि कोई भी एक अग्रीमेंट में आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स, फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, फिर आपका इंश्योरेंस, फिर आपका डिलीवरी, पोजेशन। तो ये सारे हमने बेसिक कुछ 15-16 पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने सेल डीड पढ़ा, सेल डीड के बाद बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कमर्शियल एजेंसी पढ़ा, जॉइंट वेंचर पढ़ा, फॉरेन कोलैबोरेशन पढ़ा। ये सब हम लोग कल कर चुके थे। अब हम लोग आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। आग लगा देते हैं, जल्दी से करेंगे। हम लोगों को स्टार्ट करना था 6th अग्रीमेंट से, एंड दैट इज आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम फुद्दू कॉन्सेप्ट है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा कैसे, सिविल मैटर। क्रिमिनल ने मुक्का मार दिया, गला काट दिया, मर्डर कर दिया, शूट कर दिया, ये नहीं चलेगा। कोई भी तरह का सिविल मैटर होता है। सिविल मैटर कैसे, तुम्हें याद है मुझे शाहरुख खान ने मन्नत बेचा था, याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बढ़िया, अब मैं मन्नत में खड़ी हूँ, ये बात अलग है कि अब कोई आ नहीं रहा है मेरे घर पे। जो शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी, अब कोई आ नहीं रहा है ऑब्वियसली। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं मन्नत में रह रही हूँ। शाहरुख खान की जो भीड़ है वो शाहरुख खान के लिए वेट कर रही है और मुझ पे पत्थर मार रही है। क्यों, क्योंकि शाहरुख खान ने मुझे घर भेज दिया। ठीक है, मैंने शाहरुख खान को बोला कि भाई एक स्टेटमेंट रिलीज कर दे कि तू मुझे प्रॉपर्टी बेच चुका है, तो लोग इधर आना बंद कर देंगे। शाहरुख खान ने मना कर दिया और उसने बोला कि मैं तेरे घर ही आऊंगा, मैं मन्नत में ही आऊंगा और वहीं पर जाकर लोगों से मिलूंगा, चाहे ईद हो, मेरा बर्थडे हो, दिवाली हो, जो भी हो। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में इस मैटर में झगड़ा हो गया। अब ये झगड़ा कहीं ना कहीं हमारी सेल अग्रीमेंट से रिलेटेड है, जो सेल हुआ मन्नत में, है ना। तो ऐसे केस में हम दोनों ने क्या डिसाइड किया कि कोर्ट में जाएंगे तो हमारा नंबर लगेगा कब, 50 साल बाद। और उतने में मैं तो ऑलरेडी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे जरूर शाहरुख खान से लड़ने जाएंगे, शाहरुख खान के बच्चों से लड़ने जाएंगे। तो ये सब करने की बजाय हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक थर्ड पार्टी रूट के पास जाते हैं, जिसमें हम लोग एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे मिडिल मैन के पास जाएंगे जो बीच में हमारा झगड़ा जो है वो सुलटा देगा। सुलटा देना मतलब रिजॉल्व कर देगा। क्लियर। सो बेसिकली एवरी आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि वो जो थर्ड पार्टी होगी, अगर हम उसके पास जाएंगे तो पहले तो सबसे पहले हमसे पूछेगा क्या तुम दोनों इस बात के लिए राजी हो। ठीक है, क्या तुम दोनों तैयार हो कि तुम दोनों को आर्बिट्रेशन से करना है। मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं रेडी हूं, मैं तो कोर्ट को जाएगा, तो फिर वो आर्बिट्रेटर मना कर देगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों की कंसेंट जरूरी है, किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए। सो व्हाट इज द रिक्विजिट फॉर आर्बिट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल झगड़ा होना चाहिए। अगर आप में झगड़ा ही नहीं है, अगर आप में झगड़ा ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, तो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। मतलब शादी करने के लिए आप आर्बिट्रेशन नहीं जा सकते हो, मर्डर करने के लिए आप आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकते हो, अग्रीमेंट करने के लिए आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकते हो। कब जा सकते हो, जब आर्बिट्रेशन, जब वो अग्रीमेंट हुआ और उसमें आपके झगड़े हो गए। सो यू नीड व्हाट, यू नीड अ डिस्प्यूट, यू नीड व्हाट, यू नीड अ डिस्प्यूट। क्लियर है सबको? yes, so you need a dispute between parties that requires a settlement। वो जो डिस्प्यूट है वो थर्ड पार्टी को सेटल होना चाहिए। थर्ड पार्टी को मतलब क्या, मतलब एक आर्बिट्रेटर के पास हमें जाना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे और मेरे दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ, कोई तीसरा बंदा है और उससे बोले चल तू भी गलत, तू भी गलत, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, आर्बिट्रेशन। वैसे ही
आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट एक है जिसके पास आप जाकर आपका झगड़ा रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। एक आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट है जिसके पास आप अर्जी लगाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे कि सर हम लोगों के बीच में झगड़ा हो चुका है, सो प्लीज रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन अस, क्योंकि हम इतने गधे लोग हैं कि हम अपना झगड़ा, हम इतने इमेच्योर है कि हम अपना झगड़ा रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रही हूँ, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हम तीसरी पार्टी के पास जाएंगे विच इज एज गुड एज गवर्नमेंट। अब इसके लिए मानकर चलो कि वो एक तरह का गवर्नमेंट ही है, ठीक है। अब तो पहली चीज हमें क्या चाहिए, डिस्प्यूट चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन सेटल करे। और तीसरी चीज हम ये चाहते हैं कि वो जो डिसीजन थर्ड पार्टी देगी, वो जो मिडिल मैन, जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा, वो फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा। मतलब सडनली मैं नहीं बोल सकता, शाहरुख खान नहीं बोल सकता मैं शाहरुख खान हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम होगे कहीं के आर्बिट्रेटर, मैं नहीं बात मानूंगा, ये अलाउड नहीं है। You have to make sure that if Shah Rukh Khan and I are having an agreement and if we enter into dispute and if we decide mutually to get it resolved through an arbitrator, then his decision is binding and final for both of us. हम दोनों को वो मानना पड़ेगा, हम दोनों के लिए वो माननीय होगा। क्लियर है तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। अपने अपने घर पे बोलोगे, रिकॉर्ड लेक्चर है। चलो, general requisites of award. So basically whatever decision is given by an arbitrator, arbitrator जो भी decision सुनाता है वो एक पेपर में लिखा जाता है और उस पेपर को हम बोलते हैं अवार्ड। ये वो वाला अवार्ड नहीं है, ये कौन सा, वैसे इसका मतलब तो कुछ और नजर आ रहा है, ठीक है, खंबा, बट ये वो वाला अवार्ड नहीं है। ये कौन सा अवार्ड है, ये अवार्ड है द रिटन जजमेंट गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर। ओके, रिटन जजमेंट गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर। जनरली हम अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है तो क्या बोलते हैं, कोर्ट का डिक्री। क्या बोलते हैं, कोर्ट का डिक्री, DECREE, डिक्री। वैसे ही जो आर्बिट्रेटर का अवार्ड आता है हम उसको बोलते हैं अवार्ड। क्लियर, आर्बिट्रेटर के जजमेंट को हम बोलते हैं अवार्ड। अब अवार्ड के ना कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स है कि अवार्ड का क्या होना चाहिए, अवार्ड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द सबमिशन। आर्बिट्रेटर के पास हम झगड़ा सुलझाने गए, आर्बिट्रेटर शाहरुख खान को देखकर इतना इंप्रेस हो गया कि उसने अवार्ड ये सुना दिया कि तुमने वानखेड़े स्टेडियम में कोई चिल्ला चोट नहीं मचाई थी, कोई झगड़े नहीं किए थे। मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मेरा और शाहरुख खान का झगड़ा हुआ है, तुम कहाँ उसकी वानखेड़े की बातें लेके बैठ गए। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो झगड़ा हुआ है उससे रिलेटेड अवार्ड आना चाहिए, उन्हीं पार्टीज को इन्वॉल्व करते हुए अवार्ड आना चाहिए। अवार्ड सर्टेन होना चाहिए, मतलब या तो मेरे साइड या उसकी साइड। ऐसे बीच में डिप्लोमेसी नहीं खेल सकते हो कि डिप्लोमेटिक आंसर देके बीच में से निकल गए पतली गली लेकर, ठीक है। आर्बिट्रेटर का ऐसे नहीं कि अरे आर्बिट्रेटर सोचेगा अरे सौम्या के अगेंस्ट बोला तू बुरा मान जाएगी, अरे SRK के अगेंस्ट बोला तू बुरा मान जाएगा और शाहरुख खान को कैसे बुरा लगा सकते, ये ऐसा नहीं सोचना है। जो भी है वो सर्टेन और स्पेसिफिक होना चाहिए, सौम्या के फेवर में या शाहरुख खान के फेवर में, ठीक है। उसके बाद फेयर होना चाहिए दोनों पार्टीज के लिए, वन साइडेड बायस नहीं होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। मतलब आप ऐसा अवार्ड नहीं दे सकते हो कि हाँ अब नेक्स्ट चरण में बताऊंगा कि क्या होगा, नहीं। जो अवार्ड है वो फाइनल है कि ये फाइनल अवार्ड है, या तो सौम्या सही है या शाहरुख खान सही है, दोनों में से बीच का एक रास्ता निकाल के आप अगली तारीख मत दे देना, ठीक है। उसके बाद इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी पॉसिबल, मतलब ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने डिसीजन में ऐसा सुना दिया कि मैं शाहरुख खान की बीवी बन के रहूंगी तो मुझे तो चलेगा, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, आ रहा है समझ में। सो मेक श्योर कि वो जो डिसीजन आप दे रहे हो एज एन आर्बिट्रेटर, इट इज प्रैक्टिकल, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल। ओके, डन है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। फुर्ती चाहिए, फुर्ती। सो अब जब आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट बनाओगे ना, तो आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट में आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्बिट्रेटर है कौन, सबसे पहला पॉइंट जो ऑपरेटिव पार्ट में आता है वो होता है कि आर्बिट्रेटर कौन है, ठीक है। आपको उसका नाम लिखना होता है, नाम, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ, ये पूरा आपको लिखना होता है ऑपरेटिव पार्ट के पहले पॉइंट में। जो हम जनरली एक नॉर्मल अग्रीमेंट में कंसिडरेशन लिखते हैं, इसमें हमें आर्बिट्रेटर का नाम लिखना है। ओके, उसके बाद हमें लिखना है कि बाय चांस अगर हमारे दो एक आर्बिट्रेटर है। अब देखो, आर्बिट्रेटर का आपको ये समझना पड़ेगा
कि आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, मतलब या तो 1 होना चाहिए या 3 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, क्योंकि इवन में होगा तो मेरा वाला आर्बिट्रेटर मेरे साइड बोलेगा और शाहरुख खान वाला शाहरुख की साइड, सो वो अलाउड नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एस के, ये हो गया एस आर के, एस के मतलब सौम्या कटारिया, चलो एस के ने आर्बिट्रेटर चूज किया पप्पा को, ठीक है, एसके ने आर्बिट्रेटर चूज किया पप्पा को, पप्पा कौन, मेरे नहीं, मेरे पप्पा आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते, हम तो रिलेटेड है ना, पप्पा किसी और के, ठीक है, किसी और के पप्पा मान लो, ठीक है। उसके बाद एसआरके ने चूज किया आर्बिट्रेटर मिस्टर रणवीर सिंह, किसको चूज किया, मिस्टर रणवीर सिंह को, ठीक है। अब ये जो आर्बिट्रेटर है तो मेरे पापा मेरे साइड बोलेंगे, एसआरके के जो रणवीर सिंह है वो उसकी साइड बोलेगा, तो यहां पर इनको एक तीसरी पार्टी चूज करनी पड़ेगी जो होगा अंपायर। कौन होगा, अंपायर, जो होगा अंपायर। तो ये जो अंपायर होगा ये बेसिकली थर्ड आर्बिट्रेटर होगा जो हमारी दलीलें सुनेगा। तो सबसे पहले एसके एसआरके जो होंगे वो अपनी अपनी दलीलें तीनों लोगों को सुनाएंगे और ये तीनों मिलकर ही डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ जब पप्पा और रणवीर सिंह अड़ गए, कौन अड़ गए, पप्पा और रणवीर सिंह अड़ गए, तो फिर केस में अंपायर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। तो अगर बाय चांस हम दोनों ने अपने अपने आर्बिट्रेटर चूज किए हैं तो उस केस में एक अंपायर को लाना तो पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइम लिमिट डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं है अंपायर ने सोचो चलो यार शाहरुख खान का केस आया है अपन तो आराम से देखेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, तब तक पूरे घर परिवार को शाहरुख खान से मिलवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम लिमिट फिक्स्ड होनी चाहिए कि कितने टाइम में आर्बिट्रेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद एविडेंस, बोथ द पार्टीज are bound to put their evidence or show their evidences to the arbitrators। हम दोनों को अपने अपने पॉइंट प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे, एविडेंस भी देना पड़ेगा। अच्छा, सिंस जो शाहरुख खान का आर्बिट्रेटर है मेरा आर्बिट्रेटर है वो है तो इंसान ही, तो मर भी सकता है, तो अगर आर्बिट्रेटर मरा तो क्या होगा, तो कौन नया आएगा, वो आप पहले से लिख लो अग्रीमेंट में, वो आप पहले से ही लिख लो अग्रीमेंट में कि बाय चांस आर्बिट्रेटर मर गया तो हम अपना झगड़ा रिजॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसको नहीं रोकेंगे, फटाफट वो मरा उसका 13वां निकला हम दूसरे बंदे को ले आएंगे। क्लियर है। उसके बाद जो अवार्ड होगा वो फाइनल बाइंडिंग होगा। आप अपनी होशियारी, दिमाग, पावर कुछ नहीं लगा सकते हो। अच्छा, सो आर्बिट्रेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है कि हमारा जो ओरिजिनल अग्रीमेंट था, सेल अग्रीमेंट, मॉर्टगेज, कमर्शियल एजेंसी, बिल्डिंग, फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, जो भी अग्रीमेंट था वो अग्रीमेंट में आप एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लिख लो जो हम डिस्कस करते ही आए हैं। अगर बाय चांस वो उसमें नहीं लिख पाए आप, या आपने उसमें डिसाइड नहीं किया था, भूल गए, जो ड्राफ्टमैन था वो गधा था और वो भूल गया लिखना आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो ऐसे केस में आप एक सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना रहे हो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है सबको। so all these things that we are writing in this are basically included in a separate arbitration agreement wherein an arbitration clause is not added in the original agreement। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है भी, फिर भी आप चाहते हो कि क्लैरिटी के लिए नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर, टाइम पीरियड, एविडेंस, डेथ, ये सारे पॉइंट्स हम चाहते हैं कि भाई क्लैरिटी हो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो भी आप एक सेपरेट अग्रीमेंट ऐड कर सकते हो। क्लियर है सबको। बट इवेंचुअली व्हाट डू यू नीड, यू नीड म्यूचुअल कंसेंट। क्लियर है क्या सबको, तो बोलो हाँ। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया है कि बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में। क्लियर है क्या। चलो, तो अब मैं अगर आप लोगों को पॉइंट्स बताऊं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, देखो चलो
ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, सबसे पहले आप इंक्लूड करते हो क्या? नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर। सबसे पहले आप क्या इंक्लूड करते हो गाइस? नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर, ठीक है। उसके बाद आप इंक्लूड करते हो अंपायर की डिटेल्स, ठीक है। कि बाय चांस भाई अगर दो दो आर्बिट्रेटर हो गए तो क्या करोगे? तीसरा बंदा लाना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स तो हमेशा ऑड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि दोनों पार्टीज आर बाउंड टू रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट्स एंड प्रोवाइड एविडेंसेस। क्लियर है क्या? एंड प्रोवाइड व्हाट? एविडेंसेस, ओके। उसके बाद ये करने के बाद आप बताओगे कि डेथ हो गई एक आध आर्बिट्रेटर की तो क्या होगा? डेथ हो गई तो क्या बंद कर देंगे? झगड़ा थोड़ा रिजॉल्व हो गया, वो इंसान गया, उसकी किस्मत इतनी थी रहने की। अब हम क्या करें? हम नया आर्बिट्रेटर के पास आएंगे तो कौन होगा वो आप ऑलरेडी इंक्लूड लिख कर जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टाइम पीरियड, भैया कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम में करना है। फिर आपको लिखना है एक्सपेंसेस। क्यों भाई, फ्री में करेगा आर्बिट्रेशन? तुम्हारा काका लग रहा है वो? नहीं ना। सो मेक श्योर कि अगर आर्बिट्रेशन के जो भी खर्चे होंगे तो वो कौन डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली करेंगे, 70-30 करेंगे, 60-40 करेंगे, तो जो भी होगा वो आपको एक्सपेंसेस का इसमें लिखना पड़ेगा। एक्स पार्टे का आपको लिखना है। एक्स पार्टे मतलब क्या? एक्स पार्टे अवार्ड, मतलब एक्स पार्टी अवार्ड क्या बोलता है? एक्स पार्टी अवार्ड बोलता है कि अगर बाय चांस एक पार्टी ने वन ऑफ द पार्टीज डिड नॉट शो अप, ओके, एक पार्टी आई नहीं, उसको बुलाया नोटिस दिया वो नहीं आई, उसको बुलाया नोटिस दिया नहीं आई, बुलाया नोटिस दिया नहीं आई, तो अभी क्या करेंगे? अभी क्या छोड़ दें? रेजोल्यूशन छोड़ दें? नहीं। ऐसे केस में जो आर्बिट्रेटर होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो एक्स पार्टी अवार्ड दे सकता है, और अगर वो एक्स पार्टी अवार्ड देगा तो वो अवार्ड भी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अनलेस 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 जो पार्टी नहीं शो कर पाई, जो पार्टी अपियर नहीं कर पाई, उसके पास एक वैलिड और जस्टिफाइड रीजन है कि व्हाई डिड नॉट ही शो अप, ओके। और आपको लास्ट में लिखना है फाइनल एंड बाइंडिंग। लेकिन अगर आप फिर भी खुश नहीं हो तो आप कोर्ट में तो फिर भी चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में तो फिर भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। अवार्ड इज बेसिकली, आर्बिट्रेशन इज बेसिकली क्वासी जुडिशियल, मतलब अवार्ड इज एज गुड एज अ डिक्री। क्लियर है सबको आर्बिट्रेशन बहुत अच्छे से? तो ये सारे पॉइंट्स किस में आएंगे? आर्बिट्रेशन में। अच्छा, इसके रिसाइटल क्या होंगे? रिसाइटल में आएगा, सबसे पहले हिस्ट्री बताओ। सबसे पहले रिसाइटल किसका आता है? हिस्ट्री का। दैट वेयर एज बोथ द पार्टीज had entered into a sale agreement dated dash, dash नहीं लिखना है उसमें, डेट लिखो, इतना आलस मत दिखाओ कि मैम ने बोला डैश तो हमने लिखा डैश, ठीक है, चलेगा नहीं ऐसे। तो लिखो whereas both the parties had entered into a sale agreement, प्रॉपर बकाया नाम लिखो, सेल अग्रीमेंट डेटेड whatever date 21st October 2019, okay, and whereas both the parties had mutually decided to resolve the dispute by way of arbitration in their arbitration clause, and whereas both the parties have entered into a dispute or have gotten into a dispute for which they have decided to enter into this agreement और दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एंड नाउ दिस डीड विटनेसेस अंडर। और फिर आप क्या करोगे? ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। इसमें पहला पॉइंट हमेशा 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 किसका आना चाहिए? नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर। क्लियर है? यस, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, परफेक्ट। अब हम आते हैं गारंटी। अब हम आते हैं किस पर? गारंटी, ठीक है, जिसको इंडिया में बहुत लोग गारंटी बोलते हैं, पर क्यों उसका तो अभी तक कुछ पता नहीं है। बट गारंटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट बड़ा सुंदर सा होता है। आई मीन आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली कन्वीनियंटली शेयर कर सकते हो और किसी को भी इजीली बेवकूफ बना सकते हो। यूजिंग अ वेरी डिसेंट वर्ड, बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। सो शुभम सर है हमारे, ठीक है।
सौम्या मैम है और सबसे पैसे वाले, पैसे वाली पार्टी कौन है? राज सर, है ना? तो शुभम सर, सौम्या मैम और राज सर, ठीक है। खुद को मैम बोलना वियर्ड लगता है बट ठीक है। शुभम सर, सौम्या मैम, राज सर, अब ये 3 लोग हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, जिसमें गरीब तो मैं ही हूं, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने राज सर से पैसे मांगे, ठीक है। मैंने क्या मांगा, राज सर से पैसे मांगे। राज सर ने बोला हाँ हाँ मैं डोनेशन के लिए तो बैठा हूँ, इसीलिए तो अकेडमी चला रहा हूँ। तो मैं अरे अरे तू मैं कौन से पैसे लेके भाग रही हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप पैसे लेके भागो मत भागो, मैं इतनी रिस्क नहीं उठाऊंगा, मतलब दोस्त के लिए रिस्क नहीं उठा सकते हो, क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने बोला कि रिस्क वगैरह सब भाड़ में जाए, आप मेरे को गारंटी लाके दो कि आप पेमेंट करोगे। मतलब कैसी गारंटी दूं? तो उन्होंने बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दावे पे लगा, वो गिरवी रख दो। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? पापा ने मेरे को प्रॉपर्टी दी हो तो मैं लगाऊं ना, मैं कहां से लाऊं प्रॉपर्टी? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को पैसों की जरूरत है और मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, और आपको दे रही हूँ ना इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने नहीं, मेरे को अनसिक्योर्ड लोन देना ही नहीं है। तो मैंने अनसिक्योर्ड मत दो, मैं आपको किसी और से गारंटी दिलवा देती हूँ। तो उन्होंने बोला किससे दिलवाओगे? मैंने बोला शुभम सर है ना, प्यारे से शुभम सर है कि नहीं, तो उनसे मैं बोलूंगी कि सर आप मेरे लिए गारंटी दो। सो शुभम सर विल गिव गारंटी, बट ऑन हुज बिहाफ? ऑन सौम्याज बिहाफ। ओके, सो ऐसे केस में शुभम सर ने बोला कि मैं देगा ना, ऐसे होते शुभम सर मैं देगा ना, तो ऐसे केस में शुभम सर ने बोला कि मैं गारंटी देता हूं एज अ श्योरिटी दैट इन केस प्रिंसिपल डेटर, इन केस प्रिंसिपल डेटर commits any default, आप लोग ना इस लैंग्वेज को समझो। शुभम सर says that as a surety I am giving you a guarantee that in case principal debtor commits any default then I will make the payment to the creditor. Now what payment? पेमेंट का पेमेंट पूरा सुनना, हाँ, वर्ड्स वर्ड्स पे ध्यान देना। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सूद समेत वापस देना, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? सूद समेत वापस देना। क्लियर है सबको? सो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बोलते थे रीपेमेंट ऑफ अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। नहीं, आपको पूरा लिखना है that the surety is undertaking the responsibility and giving the guarantee that in case, समझना, in case the principal debtor commits any default in repayment of principal amount and payment of interest to the creditor, then the surety shall indemnify the creditor, the surety shall indemnify the creditor। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। इससे हमें दो चीजें समझ में आती है। पहला तो ये कि प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। क्लियर है? पहली बात तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। और दूसरी बात हमें समझ में आती है कि मेरी जान, प्रिंसिपल लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल लाइबिलिटी अभी भी डेटर की ही है। किस चीज की? पेमेंट की। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है यहाँ पर? श्योरिटी की। मतलब क्रेडिटर जो है, फॉर एग्जांपल मैं इंदौर आ गई हूँ, है ना, मैं इंदौर आ गई हूँ अभी, तो राज सर भी पुणे में, शुभम सर भी पुणे में। राज सर ने सोचा इट इज इजियर टू आस्क मनी फ्रॉम शुभम सर एंड टेक मनी फ्रॉम शुभम सर, ठीक है। तो राज सर सीधे शुभम सर के घर चले गए और बोला कि सर वो सौम्या का पैसा दे दो। शुभम सर ने बोला क्यों, सौम्या ने डिफॉल्ट किया क्या? बोले नहीं, मैं गया नहीं उनके पास मांगने, ऐसा अलाउड नहीं है। पहले मुझसे पैसे मांगो तो सही, मैं डिफॉल्ट करूंगी, उसके बाद सेकेंडरी लाइबिलिटी अराइज होगी। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे केस लॉ इस तरह से आता है कि क्रेडिटर क्या डायरेक्टली श्योरिटी से पैसे मांग सकता है? नहीं। सबसे प्रिंसिपल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेटर की है। वो डिफॉल्ट करेगा तो मेरी जान राज सर जो है वो शुभम सर के पास जाएंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? ऑलराइट, ओके, चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, तो गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीन पार्टी से श्योरिटी, द वन हु गिव्स द गारंटी, इसको हम गारंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गारंटर, क्या बोलते हैं, गारंटर, ओके। सेकंड वन इज प्रिंसिपल डेटर, दैट इज मी, गरीब भूखी, ठीक है, एंड थर्ड इज क्रेडिटर, राज सर, ओके। नाउ अब जो गारंटी है वो पांच अलग अलग टाइप की गारंटी है जो आप लोगों को पोर्शन में दी हुई है। सबसे पहली गारंटी है कंटिन्यूइंग गारंटी। सबसे पहली गारंटी कौन सी है, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए। सो व्हिच मींस कि बाय चांस ऐसा हो कि मैं जो है मैं बार बार पैसा लेती जा रही हूँ राज सर से, ठीक है, बट मैं पेमेंट भी करती जा रही हूँ। सो इफ आई हैव टू बोरो मनी फ्रीक्वेंटली फॉर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत बार ऐसे धंधे नहीं होते हैं लोगों के कि जो कैश रियलाइज होता है वो बहुत टाइम में होता है, ठीक है, मतलब आपने गुड सेल तो कर दिए बट आपका जो कस्टमर है वो आपको लंबे टाइम में दो महीने में पेमेंट दे रहा है, आ रहा है समझ में, तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको पैसे बोरो करने पड़ेंगे। तो इन सब केसेस में व्हाट पीपल डू इज they keep this particular operating cycle wherein they borrow money, they sell the goods, as soon as they receive the money from the customer they make the payment to the creditor. So this is how it works generally in business, in trading, okay. So now ऐसे केस में अगर आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी चाहिए तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा हमारा कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर है सबको, उसमें भी वही तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बस ट्रांजैक्शन एक नहीं है, मल्टीपल है। उसमें आपको मेजरली एक चीज जो इंक्लूड करनी होती है और वो होती है कि ये पीरियड कितना है। मतलब आप दो तरह से कंटिन्यूइंग गारंटी कर सकते हो, कितने तरीके से, दो तरीके से, मतलब दो टाइप के कोई भी क्लॉज आप ऐड कर सकते हो। देखो या तो आप ऐड कर दो टाइम पीरियड कि ये गारंटी कब तक चल रही है, ठीक है, लेट्स से 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अग्रीमेंट, या तो आप ये कर लो, या फिर और, बीच में और है बड़ा और, ओके, ओ आर इंग्लिश वाला और है, और you can do what, you can just specify the number of transactions, you can just specify the number of transactions कि भाई अगले 5 ट्रांजैक्शंस के लिए मैं ये गारंटी वैलिड है, जैसे ही 5 ट्रांजैक्शंस खत्म वैसे ही गारंटी भी खत्म, ओके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसी गारंटी रखनी है, और आपको पूरी खुली छूट है ये लिखने की कि आप टाइम पीरियड फिक्स करना चाहते हो कि इस बीच में यहाँ से 6 months के बीच में जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें उस ट्रांजैक्शन की गारंटी श्योरिटी देता है, या फिर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स कर दो, या फिर आप टाइम पीरियड में भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स कर सकते हो कि अगले 6 महीने में कोई भी 10 ट्रांजैक्शन की गारंटी कौन देगा, श्योरिटी देगा। और आप उसमें अमाउंट भी फिक्स कर सकते हो कि कितने तक की गारंटी देगा। पता चला मैं तो राज सर से 5 करोड़ मांगने लगे, शोभ सर बोले क्या क्या कर रहे हो, आ रहा है समझ में, 5 करोड़ की गारंटी मैं नहीं दूंगा। तो आपको इन बोथ द केसेस यू कैन फिक्स द अमाउंट that how much guarantee is being given by the surety. Clear है, surety is not bound to give the guarantee for the entire amount of loan, मतलब जितना मैं राज सर से बोरो कर रही हूँ उतने पूरे की गारंटी शुभम सर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। तो अब इसमें रिसाइटल में क्या आएगा, रिसाइटल में आप हिस्ट्री बताओ। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ये कि मैं पैसा बोरो करने के किससे, राज सर से, हिस्ट्री बता दी। उसके बाद राज सर ने अग्री किया कि गारंटर होना चाहिए, तो शुभम सर मेरे भी यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं एज श्योरिटी। अभी पार्टीज हो गई। अब आप जब अमाउंट लिखोगे तो आपको ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहले अमाउंट लिखना है कि गारंटी कितना अमाउंट की दी गई है, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना है कि जो श्योरिटी है वो, जो डेटर है वो प्राइमरीली लायबल है और श्योरिटी सेकेंडरीली लायबल है। फिर आपको मेन क्लॉज लिखना है कि अगर इनकेस डिफॉल्ट कमिट होता है तो श्योरिटी शैल मेक श्योर दैट ही शैल इंडेमनिफाई द क्रेडिटर, ओके। तो इंडेमनिफाई किसको करना है,
कौन करेगा? श्योरिटी करेगा। किसको करेगा इंडेमनिफाई? क्रेडिटर को करेगा। और आप इसमें टाइम फिक्स कर सकते हो दैट दिस गारंटी और दिस कंटिन्यूइंग गारंटी अग्रीमेंट इज वैलिड टिल 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अग्रीमेंट एंड द श्योरिटी हियरबाय अंडरटेक्स। ध्यान से सुनना, आप चाहो तो पॉज करके रिवाइंड करके और ये क्लॉज लिख भी सकते हो। एंड द श्योरिटी शैल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी to indemnify the principal, to indemnify the creditor for all the transactions, okay, for all the transactions which may occur between creditor and principal debtor wherein the principal debtor commits any default for repayment of principal and payment of interest, which means what कि श्योरिटी जो है वो किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो यहां से 6 months के बीच में कोई भी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे किस बीच में, किन के बीच में, मेरे और क्रेडिटर के बीच में, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, उन सब की गारंटी कौन दे रहा है? श्योरिटी दे रहा है, ठीक है, और वो उनके लिए इंडेमनिफाई करेगा। क्लियर है सबको? सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, या फिर आप लिख सकते हो हाउएवर प्रोवाइडेड दैट ईच ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी more than 5 lakh rupees, या फिर provided that the surety undertakes to give the guarantee or to provide the guarantee for each transaction which does not exceed 5 lakh rupees. क्लियर है सबको? तो आप इसमें अमाउंट भी फिक्स कर सकते हो और फिर इसमें आर्बिट्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें 4 से 5 पॉइंट्स ही आएंगे, बहुत छोटा सा बंदा है कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर है सबको? यस, चलो अब हम आते हैं फाइडेलिटी गारंटी पे। व्हाट डू यू मीन बाय फाइडेलिटी? फाइडेलिटी का मतलब होता है बेसिकली ऑनेस्टी। फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, ठीक है। सो इनफिडेलिटी मतलब डिसऑनेस्टी, फाइडेलिटी मतलब ऑनेस्टी। सो अ गारंटी गारंटीइंग एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों का सीएस क्लियर हुआ, ठीक है, तुम लोग मेरे पास है मैम, वी हैव कंप्लीटेड आवर सीएस और अब हम लोगों को जॉब चाहिए। सो इफ इट ऑल यू नो समबडी हु इज लुकिंग फॉर अ सीएस, लेट अस नो एंड प्लीज रेकमेंड अस, ठीक है। आप लोगों ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि हमको रेकमेंड कर दो, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। अब तुम में से एक आया बोला कि मैम जरूरत हो तो बताओ, तो मैंने तुमको कहीं पर रेकमेंड किया। अब जब मैंने अपने दोस्त को रेकमेंड किया तो उसने बोला कि तू क्या सौम्या, तू मुझे गारंटी देती है कि ये जो तेरा स्टूडेंट है ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा? बोला हाँ गारंटी देती हूँ। बोला लिख कर दे। बोला अरे भाई की बात पे भरोसा नहीं है, भाई मतलब बहन की बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कि तो उसने बोला नहीं, भरोसा भरोसा अपनी जगह है, तू मुझे लिख कर दे कि तेरा जो स्टूडेंट है वो कोई भी तरह का फ्रॉड मिसकंडक्ट नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है मैं लिख कर दे देती हूँ। तो मुझे लिखकर मैंने दिया है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइडेलिटी गारंटी। क्लियर है सबको? सो गारंटी गारंटीइंग एन एम्प्लॉयर, सो आई एम गारंटीइंग द एम्प्लॉयर दैट द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉई, मतलब मेरा जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉय बन जाएगा, और टू द आंसर फॉर द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अनदर इज कॉल्ड फिडेलिटी गारंटी। मतलब बाय चांस उसने कभी एडवांस सैलरी ले ली और भाग गया तो ठीक है, उसे एडवांस सैलरी ले ली और ऐसी हरकतें अगर तुमने की है ना रिकमेंडेशन लेने के बाद तो थप्पड़ पड़ जाएगा, ठीक है। सो इन केस द एम्प्लॉय और माय डेटर, जिसको हम जनरली डेटर बोलते हैं, बट फिडेलिटी गारंटी में डेटर नहीं होगा, उसमें होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गारंटर। क्या होगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गारंटर, ये 3 पार्टीज इसमें रहेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का, ठीक है। तो इसमें भी रिसाइटल में क्या आएगा? सबसे पहले कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया है इस पोजीशन पर, ठीक है, और उसके मिसकंडक्ट को अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयर ने गारंटी ली है यहाँ पर किससे? गारंटर से, ठीक है। और उसके बाद सारी पार्टीज म्यूचुअली एग्री करके इस अग्रीमेंट में आती है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहला ये पॉइंट आएगा कि जो गारंटर है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करता है कि एम्प्लॉय कभी भी कोई मिसकंडक्ट करेगा या कोई भी तरह की इनफिडेलिटी शो करेगा, डिसऑनेस्टी शो करेगा, तो उससे जितना भी अमाउंट ऑफ लॉस एम्प्लॉयर को बेयर करना पड़ेगा इन मॉनेटरी टर्म्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका इंडेमनिफिकेशन कौन करेगा? गारंटर करेगा। कौन करेगा गाइस? गारंटर करेगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। जितने भी आसपास के मैसेजेस आ रहे हैं उसको अवॉइड करो और ध्यान से सुनो।
बाय चांस एक बार एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी प्रूव हो गई, ध्यान से सुनना, बाय चांस एम्प्लॉय की एक बार डिसऑनेस्टी प्रूव हो गई ना, तो एम्प्लॉयर इज बाउंड टू इन्फॉर्म मी कि सौम्या तेरा जो एम्प्लॉय था ना वो डिसऑनेस्ट हो चुका है, ठीक है, और उसकी भरपाई मैं कर दूंगी अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो, और कंपनी अगर नहीं भरपाई चाहती तो ठीक है, बाद में जाए। बट द पॉइंट इज कि एक बार अगर एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो गया तो वहां पर वो अग्रीमेंट खत्म होता है, एंड देन द एम्प्लॉयर विल गिव मी द चॉइस दैट डू आई वांट टू कंटिन्यू द गारंटी और नॉट, ओके, एंड एम्प्लॉयर आल्सो हैज हिज ओन चॉइस कि वो उस एम्प्लॉय को कंटिन्यू करना चाहता है अपनी कंपनी में या नहीं। तो एक बार डिसऑनेस्टी खत्म हो गई एंड दिस अग्रीमेंट इज ओवर, क्लियर है। अब ओवर तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अब वो पैसे मुझसे लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय को जाने देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो उनका लुकआउट इस चीज में। अगर वो पैसे लेना चाहते तो आई हैव टू पे बिकॉज़ आई वाज द गारंटर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वंस a dishonesty has been proven, it's over, ठीक है, और उसको मुझे बताना पड़ेगा कि वो डिसऑनेस्ट हो चुका है। अब मुझे अगर गारंटी कंटिन्यू करनी है तो मैं वैसा लिख कर दूंगी, उसको एम्प्लॉय को कंटिन्यू करना है तो वो लिख कर देगा। अच्छा, इवन इफ ही चूजेस टू कंटिन्यू द एम्प्लॉय, पर मैं अपनी गारंटी कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ तो वो उसका लुकआउट है, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि यार, वो बोलेगा कि यार मैंने तो कंटिन्यू कर लिया तेरे नाम पर, मतलब मैंने नहीं बोला था कंटिन्यू करने को, वो डिसऑनेस्ट हो गया था ना तो तूने क्यों रखा, तेरी गलती है। सो दैट इज समथिंग दैट इज द मेजर पॉइंट, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। उसके बाद नेक्स्ट इज काउंटर गारंटी। देखो भाई यहाँ पर कोई चैरिटी तो चल नहीं रही है, शुभम सर डोनेशन तो कर नहीं रहे, ठीक है, तो अगर शुभम सर मेरे बिहाफ पर क्या दे रहे हैं, मेरे बिहाफ पर गारंटी दे रहे हैं राज सर को, सो मुझे उनको गारंटी देनी पड़ेगी कि जो भी पैसा आप मेरे बदले दे रहे हो वो मैं क्या कर दूंगी, आपको लौटा दूंगी, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। सो हियर द काउंटर गारंटी मींस that when you indemnify, when you promise to indemnify the whom, the surety who promises principal debtor, so when the principal debtor Soumya ma'am promises to indemnify the surety Shubham sir, that if at all he has to bear any losses because of me or he has to suffer any damages because of me, then I shall indemnify him, clear है क्या, तो बोलो पढ़ेंगे क्या आगे, यस, ओके। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी समझना, मैंने आपको उसी दिन एक एग्जांपल दिया था कि मेरी शादी है ना, मेरी शादी है और मेरी शादी में शाहरुख खान आया दिल में मेरे दर्द इसको डांस करना है, ठीक है, एंड सो ही वाज सपोज्ड टू कम एंड ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट शो अप, तो उसने अपनी जगह करण जौहर को भेज दिया। मैं मानूंगी क्या, मैं चलो शादी तो कर ही लूंगी क्योंकि पापा भी तो है, मतलब ऐसा अलाउड नहीं कि करण जौहर है तो मैं शादी में मंडप में नहीं बैठूंगी, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर वो नहीं आया तो क्या उसको उतना पूरा पेमेंट मिलेगा, क्या उसको शाहरुख खान जैसा पेमेंट मिलेगा, नहीं। सो परफॉर्मेंस गारंटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी की परफॉर्मेंस के लिए कोई दूसरा बंदा गारंटी देता है, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज जनरली नोन फॉर हिज इनडिसिप्लिन एटीट्यूड और इनडिसिप्लिन अप्रोच, कि वो लेट आ रहा है, वो जल्दी जा रहा है, आई डोंट नो, मैंने एक दो कुछ तो इंटरव्यूज देखे हैं उसके। तो ऐसे केस में मैंने परफॉर्मेंस गारंटी मांग ली किससे, उसी के मैनेजर से, कि शाहरुख खान नहीं आया तो क्या, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो शाहरुख खान नहीं आया तो सलमान खान आएगा, ये परफॉर्मेंस गारंटी मैंने उसके मैनेजर से ले ली, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को गुड सेल करने जा रही हूँ तो सामने वाला मुझसे क्या मांग सकता है, परफॉर्मेंस गारंटी, बिकॉज आई एम द परफॉर्मर हियर, I am the seller, I am the promiser. So if at all I do not sell the goods on time, then my guarantor shall perform the contract on behalf of me and indemnify the buyer or indemnify the promisee or indemnify the acceptor. Clear है सबको? So guarantee which ensures the contracted performance of another person and under which the surety undertakes to compensate the person in whose favor the guarantee is given in the event of the failure of the part of the person on whose behalf the guarantee is given। मतलब अगर मुझे परफॉर्म करना था कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मैं नहीं कर पाई
मैं कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो मेरा गारंटर वो परफॉर्मेंस गारंटी परफॉर्म करेगा। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? अच्छा, इसमें भी क्लॉज क्या आएगा? इसमें रिसाइटल में बताओगे कि भाई पहले तो मेरे और क्रेडिटर या फिर मेरे और गारंटी, देखो आप इसमें पार्टीज का नाम बायर, सेलर और गारंटर रख सकते हो, ठीक है? तो वो कैसे आएगा कि बायर और सेलर के बीच में पहले तो क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत बायर, सेलर इज सपोज्ड टू डू व्हाट, सेलर इज सपोज्ड टू सेल द गुड्स एंड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द गारंटर इज गिविंग द गारंटी टू द बायर कि नो मैटर व्हाट कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म होगा, सेलर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके देगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो रिसाइटल में तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि भाई बायर सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना? उसके बाद आप ये बताओगे कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि परफॉर्मेंस गारंटी गारंटर देगा। फिर आप ऑपरेटिव पार्ट में क्या बताओगे कि गारंटर जो है वो अंडरटेक क्या कर रहा है, ये अंडरटेक कर रहा है कि बाय चांस सेलर ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर बायर को या तो सबसे पहले परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर वो कॉम्पनसेट करेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस कौन देगा यहाँ पर? गारंटर। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। बढ़ेंगे आगे। लास्ट इज बैंक गारंटी। बैंक गारंटी तो बड़ी सिंपल होती है, डे टू डे बेसिस पे बैंक इतनी सारी गारंटीज देती है, इतनी सारी गारंटीज देती है कि वो देखो नीरव मोदी है ना, नीरव मोदी पीएनबी का बढ़िया पैसा लगा के बैठा है, गारंटी लेकर ही बैठा था ना, लेटर ऑफ क्रेडिट है तो क्या वो अल्टीमेटली गारंटी था ना। सो द पॉइंट इज कि बैंक गारंटी में क्या होता है, एक बैंक पीएनबी अपने क्लाइंट के लिए, नीरव मोदी के लिए बाहर की बैंक को क्या देती है, या बाहर के कोई भी फॉरेन या बाहर के भी नहीं, इंडिया के कोई क्रेडिटर को गारंटी देती है कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या देगा, हमारा क्लाइंट जो है वो आपको पैसा देगा, वो नहीं देगा तो हम उसकी बिहाफ पर पैसा देंगे और फिर हम उससे रिकवर करेंगे। ठीक है? मतलब बैंक बेसिकली अंडरटेक्स द रिस्पांसिबिलिटी किस चीज के लिए? अपने क्लाइंट के लिए, अपने अकाउंट होल्डर के लिए, कि जो भी पैसा मेरा अकाउंट होल्डर क्रेडिटर से ले रहा है मैं वो पूरा पैसा वापस देगा। कौन? बैंक गारंटी देगा। ठीक है? बैंक देगा और फिर बैंक धीरे 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 उससे रियलाइज करता जाएगा। फिर बैंक से भी रियलाइज नहीं होता, फिर बैंक किसको दे देता है, वो पूरी अमाउंट किसको देता है, वो किसको देता है? सरफेजी। याद आ रहा है क्या? तो ये सारी जो चीजें ये सारी होती है किसमें? बैंक गारंटी में। अच्छा, बैंक ये सब फ्री में नहीं कर रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है इसमें। तो बैंक गारंटी में जो क्लाइंट होता है, अकाउंट होल्डर जो होता है, वो बैंक को पैसा देता है। ठीक है? तो बैंक गारंटी कैसे बनेगी? उसमें आप बताओगे कि भाई जो भी आपका प्रिंसिपल डेटर है वो इस बैंक का क्या है? अकाउंट होल्डर है। फिर प्रिंसिपल डेटर ने 5 करोड़ रुपए किससे लिए? क्रेडिटर से लिए, जिसके बिहाफ पर, जिसके लिए इंडेमनिफाई करने के लिए बैंक ने क्या दे दी? गारंटी दे दी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद आप बताओगे कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, कितने टाइम का लोन है ये, बैंक कितने इससे चार्जेस ले रहा है, किससे? प्रिंसिपल डेटर से, और इनकेस प्रिंसिपल डेटर ने किया तो बैंक इंडेमनिफाई करेगा, जो मेन क्लॉज होता है। और लास्ट में आर्बिट्रेशन। क्लियर है सबको? कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। यस? ओके, जस्ट अ मिनट। एक बार ही रीड कर लो क्विकली, हम आगे बढ़ेंगे फिर। किया रीड सब लोगों ने? यस? बढ़ेंगे आगे? ऑल राइट, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपोथिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैम ये क्या है? देखो, एक तरह का प्लेज होता है। क्या होता है? एक तरह का
प्लेज होता है ओके बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने तुमसे लोन लिया, ठीक है, मैंने किससे लोन लिया, तुमसे। तुम कौन हो, पीसी, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। मैंने प्रियंका चोपड़ा से लोन लिया, ठीक है। अब प्रियंका चोपड़ा ने बोला कुछ तो गिरवी रखो यार, तो मैंने बोला क्या गिरवी रखूं यार, मैं तो खुद गरीब हूं, है ना, गरीबी तो मैंने बताई दी है, तो मैं तो खुद ही गरीब हूं, अभी क्या करूं मैं। तो उसने बोला अच्छा कुछ तो होगा गिरवी रखने के लिए, मैंने नहीं कुछ भी नहीं है। बोला अरे फोन तो होगा गिरवी रखने के लिए, मैंने हाँ यार एक फोन तो है मेरे पास, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है फोन दे दे, मैंने पागल है क्या, फोन मैं तेको दे दूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी। उसने बोला एक काम कर, बस तू फोन का बिल मुझे दे दे, फोन का बिल मुझे दे दे, जिससे कि एटलीस्ट मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि तू फोन बेचने जा रही। मैंने क्या गधी लड़की है ये, इसको लगता है मैं बिना बिल के फोन नहीं बेच सकती, मतलब कितने लोग बिल संभाल के रखते होंगे। बट मैं सोचा ठीक है गधी है तो रहने दो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो लोन मिल रहा है ना, और मैं कौन सा डिफॉल्ट करने वाली, और कर भी लूंगी तो वो क्या कर लेगी, वो तो बिल रख के बैठी है। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, उसको फोन का बिल जो है, ये बिल है हमारा, ये फोन का बिल जो है वो मैंने उसको दे दिया, मैं दे नहीं पा रही उसको बिल, हाँ जी। मैंने क्या किया, उसको फोन का बिल जो है वो दे दिया, लेकिन फोन अभी भी मेरे पास है, फोन अभी भी मेरे पास है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। प्लेज अगर आपको याद हो तो प्लेज में गुड्स भी आप गिरवी रख देते हो, मतलब जैसे सोना गिरवी रखना, प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, तो आप उसमें गुड्स भी गिरवी रख देते हो। हाइपोथिकेशन में आप गुड्स गिरवी तो रखते ही हो, लेकिन पोजेशन बोरोअर के पास ही रहता है। प्लेज में पोजेशन भी लेंडर के पास चला जाता है, पेपर्स भी लेंडर के पास चले जाते हैं। जब आप रीपेमेंट करोगे तो वो लेंडर आपको क्या देगा, आपकी गुड्स वापस देगा। हाइपोथिकेशन ऐसा नहीं है, हाइपोथिकेशन बोरोअर के बिल्कुल फेवर में बना है। हाइपोथिकेशन क्या बोलता है कि बोरोअर को तो सिर्फ पेपर्स देने हैं, लीगल राइट्स देने हैं, कि इनकेस डिफॉल्ट किया बोरोअर ने तो लेंडर जो है वो सेल कर सकता है, पर जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो किसके पास रहेगा, बोरोअर के पास रहेगा। क्लियर है तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। क्लियर है सबको। नाउ ये जो गुड्स ट्रांसफर होता है इंडिया में, इसका कोई भी क्या नहीं है, इंडिया में इसका कोई भी लॉ इसको कवर नहीं करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ के पर्सपेक्टिव से। सो आपको समझना पड़ेगा कि नीदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नीदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, नो एक्ट बेसिकली follows what, follows hypothecation और includes hypothecation। क्लियर है सबको। अब हाइपोथिकेशन में क्या जरूरी है, हाइपोथिकेशन में देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट सिक्योरिटी। पार्टीज की नियत होनी चाहिए, इंटेंशन, नियत होनी चाहिए क्या, कि वो ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा चार्ज क्रिएट करे कि वो लेंडर को प्रॉपर्टी तो दे दे। जैसे चार्ज में क्या होता है, चार्ज में मुझे बताओ क्या होता है, जब जब कंपनी को चार्ज क्रिएट करती प्रॉपर्टी में, तो क्या वो उसका पोजेशन भी दे देती है, नहीं देती है ना। तो ऐसे जस्ट लाइक दैट हाइपोथिकेशन होता है, जस्ट दैट चार्ज किस में कवर्ड है, कंपनीज एक्ट में, हाइपोथिकेशन तो किसी भी एक्ट में कवर्ड नहीं है। क्लियर है सबको, पक्का। A hypothecation not merely of movable existing on the premise at the time but also in respect of movable which might be subsequently acquired। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट अगर फ्यूचर में होने वाली है, अगर फ्यूचर में वो मेरी होने वाली है, तो फिर उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं हाइपोथिकेट कर सकती हूँ। तो कोई प्रॉपर्टी जो आगे आने वाली है उसके लिए भी मैं आज हाइपोथिकेशन कर सकती हूँ, बस के पेपर मेरे पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन अभी चल रहा है ईएमआई पर, मतलब ये प्रॉपर्टी होल एंड सोल तो मेरी नहीं है, आई एम नॉट द एब्सोल्यूट ऑफ द फोन। इफ आई बॉट दिस फोन ऑन ईएमआई एंड ईएमआई स्टिल आउटस्टैंडिंग, करेक्ट है, तो मेरे पास बिल तो है, तो मैं बिल क्या कर दूंगी, गिरवी रख दूंगी, तो वो भी हाइपोथिकेशन वैलिड है, इवन इफ आई एम नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ माय फोन राइट नाउ। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। अच्छा हाइपोथिकेशन का क्या नहीं आता है, हाइपोथिकेशन का वैसे तो आपका ड्राफ्टिंग नहीं आती, बट बैंक हाइपोथिकेशन का कभी कभी
आ सकता है। आप लोगों को मॉड्यूल में दिया हुआ है हाइपोथिकेशन, आप लोग एक बार इसका अग्रीमेंट रीड कर सकते हो। वैसे अभी तक तो एक भी बार हाइपोथिकेशन की ड्राफ्टिंग नहीं पूछी गई, इनफैक्ट टॉपिक भी नहीं पूछा गया। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। चलो, नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट इज व्हाट? आउटसोर्सिंग। आग लगाई कि नहीं लगाई अभी तक? लगाइए क्या? चलो, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या? जब कंपनी इतनी आलसी हो कि उनसे खुद का काम नहीं हो रहा है, तो क्या करती है? वो बोलते हैं मेन काम हम करेंगे, बाकी बचाओ आलतू फालतू का काम हम बाहर के लोगों को दे देंगे। बाहर के लोग कौन? बाहर के लोग वो है जो उन्हीं आलतू फालतू काम के क्या है? एक्सपर्ट है। सो दैट इज आउटसोर्सिंग। जैसे अगर कोई कंपनी है, उसको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। कोई कंपनी है, उसको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, जॉब तो खा चुकी है वो कंपनी। अब वो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही है हमको, ठीक है, उसके बाद हमको जितने भी फॉर्म्स तो फाइल करने हैं, एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही है। अब क्या करे? तो कंपनी अंदर सीएस अपॉइंट करने की बजाय वो सोचेगी कि इट्स बेटर कि मैं बाहर के कोई पीसीएस को काम आउटसोर्स कर दूं, पूरा लीगल का, कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, मीटिंग होल्ड करना, मिनट्स बनाना, एजेंडा बनाना, नोटिस बनाना, रेजोल्यूशंस बनाना, फॉर्म्स फाइल करना, उसके बाद कितने मेंबर्स की कमिटी बननी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, डायरेक्टर की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर का काम, ऑडिटर को के साथ कैसे डील करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम आउटसोर्स कर देते हैं। पूरा का पूरा लीगल डिपार्टमेंट ही कोई बाहर वाले बंदे को दे देते हैं, क्योंकि हमसे तो वो नहीं संभलेगा, हमसे अपना ही पैसा नहीं संभल रहा है, हमारे पास ही अभी इतना पैसा उमड़ के आ रहा है, कोर बिजनेस का पैसा आता जा रहा है, तो हम नॉन कोर एक्टिविटी पर क्यों ध्यान दें? बढ़िया है ना, किसी और को दे देते हैं। तो वो क्या होता है? आउटसोर्सिंग होती है। वैसे जैसे कंपनी लीगल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देती है, कभी कभी एचआर डिपार्टमेंट ही आउटसोर्स कर देती है कि हमें अपने अंदर एचआर डिपार्टमेंट रखना ही नहीं है, हम कोई बाहर के एचआर फॉर्म से टाई अप कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं। दैट कोलैबोरेशन इज आउटसोर्सिंग, wherein we will hire that HR agency for our company, where they will provide employees to us. So that is known as what? Outsourcing. अभी जो आउटसोर्सिंग है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आईटी आउटसोर्सिंग, एक होता है आईटी आउटसोर्सिंग, और एक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है? बीपीओ। बीपीओ तो आपने देखा है, जिन लोगों की बीपीओ में जॉब लगती है, जो कंपनी के बहुत सारी नॉन कोर एक्टिविटीज देखते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, पेरोल हो गया, सैलरी डिसबर्समेंट हो गया, ठीक है, फिर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, जैसे लीगल, जितने भी लीगल मैटर्स है वो, ये लीगल पैरालीगल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करना, लेटर हेड बनाना, सारे जितने भी क्लेरिकल वर्क हो गया, जब आप ये सब कुछ आउटसोर्स करके दे देते हो, देन दैट इज नोन एज व्हाट? बीपीओ। दैट इज नोन एज व्हाट? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से। तो दो टाइप के हो गए, एक तो आईटी हो, जिसमें आप अपना पूरा आईटी का जो डेटाबेस है ना, आईटी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आप कोई दूसरी कंपनी को दे देते हो। तुम्हें क्या लग रहा है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये लोग इतना कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इनको क्या दे देती है? इन लोगों को पूरा अपना आउटसोर्स कर देती है, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें यही लोग पूरा उनका एमआईएस क्रिएट करते हैं, पूरा उनका डेटाबेस क्रिएट करके देते हैं, और उस कंपनी में एक आध कोई टेक्नीशियन होता है बस, ठीक है। चलो, अब जो हमारा आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट होता है बड़ा सिंपल और बहुत बड़ा बड़ा होता है। बड़ा सिंपल बड़ा बड़ा होता है मतलब क्या? कि छोटा सिंपल तो होता है बट थोड़ा सा बड़ा बनता है। इसमें करीब करीब 12-13 पॉइंट्स आते हैं। Now it will depend upon you on how smart are you and how smartly will you be able to accommodate all those 12-13 points in those 5-6 points। क्योंकि 12-13 पॉइंट लिखने का तो टाइम हमें नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5-6 पॉइंट में सब चीजों को अकोमोडेट मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें बेसिकली दो पार्टीज होती है, एक होती है हमारी सर्विस प्रोवाइडर, एक होती है हमारी सर्विस प्रोवाइडर, और एक होती है हमारी सर्विस रिसीवर। कौन होती है? सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर। अब समझो, सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, ओके, सौम्या कटारिया को क्या किया उन लोगों ने? हायर किया। किस चीज के लिए हायर किया? लीगल देखने के लिए। किन्होंने हायर किया?
छोटे मोटे लोग नहीं करते बेटा, अंबानीज ने। सपने तो देख ही सकते हैं, सपनों पे किसने रोका है? कौन से पैसे लग रहे हैं सपने देखने में, है ना? तो सपने देख सकते हैं, क्या पता कभी हायर कर ले। चलो, सो अंबानीज ने मुझे हायर किया अपना पूरा लीगल डिपार्टमेंट देखने के लिए। उन्होंने बोला कि हम आपको आउटसोर्स करें, आप लीगल डिपार्टमेंट देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिसाइटल आई हैव टू इंक्लूड व्हाट, आई हैव टू इंक्लूड दैट अंबानी की ये कंपनी RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उन्होंने मुझे हायर किया है। ओके, किस चीज के लिए हायर किया है? दैट द सर्विस प्रोवाइडर, मैं कौन हो गई? सर्विस प्रोवाइडर, that the service provider is liable to do what? Is liable to take the responsibility or is liable for handling the legal matters of the Reliance Industries Limited as an outsourcer या फिर as a service provider। ठीक है, अब देखो, अब आपको ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले तो आपको कंसिडरेशन लिखना है कि फीस कितनी है। ठीक है, कितना पैसा मनी रोकड़ा होना चाहिए ना यार, मैं फ्री में थोड़ा करूंगी, और मैं तो बनिया भी हूँ, है ना? तो और गरीब भी थी, याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड द कंसिडरेशन, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, बिकॉज़ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। उसके बाद आपको इंक्लूड करना है सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। अब प्रोवाइडर की क्या ड्यूटीज होंगे? सारा काम टाइम पर कंप्लीट करके देना, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, है ना? उसके बाद जो भी डाउट्स हो उसको क्लैरिफाई करके लेना, मतलब कुछ भी काम अज्यूम नहीं करना है, सारे डाउट्स क्लैरिफाई करके लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी वर्क करना, अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस और डिलीजेंस यूज करना, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर के काम हो गए। सर्विस रिसीवर के काम क्या है? टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टाइमली पेमेंट करना, ठीक है, पूरे रिस्पेक्ट और डिलीजेंस से ट्रीट करना, जो भी क्लैरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर मांग रहा है वो क्लैरिफिकेशन सर्विस रिसीवर देगा। ये उसकी क्या हो गई? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हो गए। अब सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का अलग से भी पॉइंट लिख सकते हो कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है ही इज बाउंड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि क्या कि आप पता चला अरे मैं मिली दोस्तों से, अरे तुम्हें पता है अंबानी जो है ना, अंबानी ने मेरे को रखा है, मैं मुझे रखा है, तो बोले हाँ, तो अरे तुम्हें पता नहीं है, अंदर की बात बताती हूँ मैं, ईशा अंबानी जो है ना वो ये संभाल रही है, आकाश अंबानी जो है ना वो ये संभाल रहा है। सो दिस इज नॉट अलाउड। यू आर नॉट सपोज्ड टू ब्रैग अबाउट योर क्लाइंट, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन दैट यू कम अक्रॉस फ्रॉम दैट क्लाइंट बिकॉज ऑफ और विद इन द एम्बिट ऑफ दैट अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के कारण अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज दैट। You can disclose that information which is already publicly available। जो already available information वो आप बिंदास खुला छुट्टा बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फिर आपका दोस्त बोलेगा चल चल पता है मुझे, ठीक है, बाप को मत सिखा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, आपको सिक्योरिटी और यू हैव टू यू कैन नॉट बी नेग्लिजेंट in maintaining the confidentiality of the documents as well। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर करना है, मतलब आप मुंह से जाकर नहीं बता रहे हो पर डॉक्यूमेंट्स आपने ऐसे ही छोड़ दिए तो फिर ये भी नेग्लिजेंस ही होगा, है ना? तो वो भी आपको मेंटेन करना है। लीगल कंप्लायंस, आपके आप जो कर रहे हो, आपका जो अग्रीमेंट है उस पर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर मुझे जितने भी कंपनी पर एप्लीकेबल लॉज है वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आईटी वाली होती, ठीक है, अगर मैं आईटी वाली सर्विस प्रोवाइडर होती तो मुझे आईटी एक्ट फॉलो करना होता, तो वहां पर आपको जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है आप दोनों के अग्रीमेंट के बीच में वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फीस भैया पहले तो पैसों की बात कर ही लो, है ना? पहले पैसे की बात ही 5वें 6वें नंबर में नहीं, पहले ही कर लेना कि फीस कितनी होगी और कब कब मिलेगी, ठीक है। और इक्वल, अच्छा ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि बाय चांस सर्विस रिसीवर ने, अंबानी ने बाय चांस पेमेंट में लेट किया तो क्या उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? लो बिंदास लो इंटरेस्ट, बहुत पैसा है अंबानी के पास, ठीक है, 700 करोड़ की एक साल में शादी की उसने। चलो, उसके बाद प्रोप्राइटरी राइट्स, यहाँ पर अंबानी क्लियरली बोलेगा कि देख भाई होगी तो सीएस अपने घर में, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन मेरी ही है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन का जायकान शिकरे हूँ। मतलब क्या? यू हैव नो राइट टू क्लेम एनी एंटाइटलमेंट और प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू। मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन जो मुझे अंबानी से मिल रही है
उसका अंबानी, उसका हक अंबानी पर ही है। वो इंफॉर्मेशन किसी को भी देने से पहले, उसको यूज करने से पहले, उसको पब्लिश करने से पहले, उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले आई हैव टू आस्क हिम। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग राइट्स। सर्विस जो प्रोवाइडर है ना, वो सर्विस रिसीवर है ना, वो भले बहुत अच्छा आदमी होगा, एकदम गुज्जू टाइप, गुज्जू भाई है अंबानी, लेकिन when it comes to outsourcing agreement he has the right to audit my services। मतलब वो कभी भी मेरी सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसका वो ऑडिट कर सकता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। उसके बाद इस अग्रीमेंट पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। टर्म ऑफ द अग्रीमेंट मतलब कि ये अग्रीमेंट का टर्म क्या है, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी आपको इंक्लूड करना है। दोनों में अगर बाय चांस अगर मैंने कोई गड़बड़ की या उसने कोई गड़बड़ की, जिसने भी गड़बड़ की, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो अग्रीमेंट टर्मिनेट कैसे होगा या गड़बड़ सुलझाई कैसी जाएगी, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप इसमें लिख सकते हो कि बाय चांस मेरी तरफ से कुछ भी नेग्लिजेंस होता है तो सबसे पहले स्ट्रेट अवे मुझे 1 दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे एक राइट पर्सन को रिपोर्ट करना है कि भाई ये गलती मुझसे हो गई है। आ रहा है समझ में? सिमिलरली अगर वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट करना है कि इन्फॉर्मेशन हमने आपको गलत दी है। तो इस तरह की आप गड़बड़ वाली जो चीजें हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना, वो इतना छोटा सा एक लाइनर नहीं आएगा, 1 लाइनर नहीं आएगा कि बस हाँ दोनों का झगड़ा हो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को क्लियरली 5-6 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा कि डिस्प्यूट कितने टाइम में सॉल्व होगा, आर्बिट्रेटर्स कहाँ के होंगे, कितने आर्बिट्रेटर होंगे, उसके बाद क्या आर्बिट्रेशन जब तक चल रहा है तब तक कोई इंटरिम मेजर्स, कोई इंटरिम रेमेडीज मिलेगी कि नहीं दोनों पार्टीज को। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कॉम्पेंसेशन मिल गया या उनको कॉम्पेंसेशन मिल गया, उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें आपको आर्बिट्रेशन की लिखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इतना बड़ा चढ़ा के हम आर्बिट्रेशन का क्यों लिख रहे हैं इसमें, बाकी अग्रीमेंट में तो हमने सिर्फ एक ही लिखा। इसीलिए बिकॉज आउटसोर्सिंग इज अ केस where both the parties are complete strangers and there is a huge possibility of getting into a dispute। तो अगर dispute में आ जाओगे मेरी जान तो फिर कौन सुलझाएगा, इसलिए बेटर इस अग्रीमेंट में ऐड कर दो कि भाई आर्बिट्रेशन होगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? मधुमक्खी आ चुकी है रूम में, दैट टू दो। नेक्स्ट इज प्रिवेसी अग्रीमेंट। ओके, अभी ये मेरा ध्यान भटका रही है। प्रिवेसी अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। प्रिवेसी अग्रीमेंट किसकी बात करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि ये जो अग्रीमेंट है प्राइवेट है। अच्छा, आप ये भी नहीं बता सकते हो कि अंबानी मेरा क्लाइंट है, आप ये भी नहीं बता सकते हो कि अंबानी मेरा क्लाइंट है और अंबानी का मैं ये काम देख रहे हो। अगर अंबानी ने आपको मना किया है कि आप हमारी कोई भी चीज डिस्क्लोज मत करो, इवन इफ दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, then you cannot disclose it। clear है? सिंपल सी बात है। non compete agreement, now this is a very important clause wherein Ambani can put a restriction on me that once this agreement is over, ध्यान से सुनना, once this agreement is over dear Soumya, you cannot hire or you cannot be hired or you cannot provide services to anybody who is in a direct competition to Reliance Industries Limited, or you cannot enter into any outsourcing agreement with such a party within a radius of 30 kilometers, 50 kilometers, which is in direct competition with Reliance Industries। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम हमारे कंपेटिटर जो इतने रेडियस में है उस कंपेटिटर के साथ आप अग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? डन है क्या? तो ये क्या हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी। और अगर आप तो एक दूसरे पे कोई रूल्स लगाना चाहते हो, कोई बंदिशें लगाना चाहते हो, कोई भी तरह की छोड़ दे सारे बंधन, तो ये इस टाइप के जो भी बंधन आप बांधना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। अगर बाय चांस आप इसमें अड़ गए हो और आप आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप फिर इसमें ऐड कर सकते हो कि आप केस को कोर्ट में लेकर जाओगे, कोर्ट में केस जो भी डिसीजन जो भी डिसीजन जज सुनाएगा उसके बाद आप ऊपर अपील भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसी में इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है सबको?
और सर्वाइवल टर्म्स आफ्टर द टर्मिनेशन, दोनों पार्टीज का क्या सर्वाइवल रहेगा, दोनों पार्टीज कैसे आगे वर्क करेंगे आफ्टर टर्मिनेशन, क्या वो वापस हायर कर सकते हैं या उसके बाद कभी हायर नहीं कर पाएंगे, सारी की सारी चीजें आप आउटसोर्सिंग में इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो बोलो हाँ, वरना बोलो ना। डन है? यस, all right, perfect. Let's keep the fire on, let's stay on fire, आग पर रहते हैं हम। चलो अब हम आते हैं 10th अग्रीमेंट पे, एंड दैट इज सर्विस अग्रीमेंट। सर्विस अग्रीमेंट तो बस है, सिंपल है, तुम ये मानकर चलो कि एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है और एक मैनेजर है, वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक अग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या अग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं तुमको हायर करता हूँ, तुम्हारी ये पोजीशन है, तुम्हारी ये सैलरी है, तुम्हें इतने अलाउंसेस मिलेंगे, इतने पर्पसेस मिलेंगे, इतनी लीव्स मिलेगी, टर्मिनेट करना है तो तुम कैसे करोगे, तुमने कोई हरकत पटकी तो हम तुम्हें निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको किसमें इंक्लूड करनी है, सर्विस अग्रीमेंट में। सो इट इज अ वेरी सिंपल अग्रीमेंट wherein you have to first of all, service agreement is nothing but basically a employment agreement. Which agreement? Employment agreement, जिसमें आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है टाइम पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कब होगा, जब आप एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए सर्विस दे रहे हो। अगर आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए हायर होते हो तो फिर आपको पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि मैम सर्विस है तो अभी क्या करे, ये करे वो करे, तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि इन केस कोई भी तरह का गड़बड़ होता है, इन केस कोई भी तरह की गड़बड़ होती है तो हम अगर हम लोगों का जो टाइम पीरियड है अगर वो फिक्स्ड है तो टाइम पीरियड तक वेट करेंगे, वरना टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, टाइम पीरियड फिक्स भी है तो भी आप अर्ली टर्मिनेशन कर सकते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, अर्ली टर्मिनेशन कर सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? ऑलराइट, ओके, चलो अब देखो रेम्यूनरेशन इसमें सब आएंगे, कार, गाड़ी, घोड़ा, जो भी दे रही है कंपनी आपको सब इंक्लूड करना है। इफ द कंपनी इज गिविंग यू अ कार, अ लैपटॉप, अ हाउस ऑफ योर ओन, ओके, और फॉर योर फैमिली, इफ अ कंपनी इज गिविंग यू मेडिकल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस और ट्रैवल अलाउंसेस, व्हाटएवर कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू हैव टू इंक्लूड इट। ओके, अच्छा, या फिर आप सीधे सीधे बचने के लिए क्या लिख सकते हो, द अलाउंसेस एंड परक्विजिट शैल बी गिवन एज पर द एचआर पॉलिसी। The allowances and perquisites shall be given as per the HR policy। बात ही खत्म हो गई, कुछ लिखना ही नहीं अपने को। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मैनेजर जो है उसको फ्री में तो देंगे नहीं सैलरी, he'll have to perform certain duties। So what all duties will be performed by the manager or the employee will or the candidate will be written down in the agreement। What all duties? ठीक है, उसको क्या करना है, जैसे मैनेजर हो गया तो उसको अपनी टीम को मैनेज करना है, उसको टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो उसको फंड रेजिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करना है, क्रेडिट एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद उसको बैड डेट से रिलेटेड उसको ध्यान रखना है कि भाई कंपनी जो है वो डेट रिकवरी रखे। सो ये सारी की सारी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। एम्प्लॉय की पावर्स क्या है, जैसे एम्प्लॉय अपनी टीम में कुछ लोगों को हायर कर सकता है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अपनी टीम की सैलरी डिसाइड कर सकता है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी पोजीशन पर हायर की जा रहे हो, आपकी जो ड्यूटीज होंगी और पावर्स होंगी वैसे डिसाइड होंगी। लीव, छुट्टियां सबसे इंपॉर्टेंट भैया, छुट्टियां तो चाहिए। तो छुट्टियां आपको कैसे मिल रही है, कितनी लीव मिलेंगी, कितनी कैजुअल होंगी, कितनी पेड होंगी, वो सब आपको इसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद मेथड एंड ग्राउंड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टर्म। अगर टर्म चल रहा है और बीच में अगर आपको छोड़ना है, अगर आपको बीच में खत्म करना है अग्रीमेंट, तो क्या क्या टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल आप छोड़ना चाहते हो तो नोटिस पीरियड का लिखो कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी में ये कंडीशन होती है कि अगर आप नोटिस पीरियड में हो, अगर आप नोटिस पीरियड में हो तो फिर आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, आप छुट्टियां नहीं ले सकते हो नोटिस पीरियड में। तो अगर ऐसा कुछ आपको ऐड करना है तो वो भी आप करोगे। क्लियर है? उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स ऑफ एनी, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। कौन कंडीशंस लगाएगा, ये हमारा एम्प्लॉयर। क्या बोलेगा वो कि मिस्टर एम्प्लॉई, ना आप कंपनी की आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, कंपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे, कंपनी
छोड़ने के बाद कोई कंपेटिटर कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल तक, ओके। उसके बाद आप कंपीटिंग बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ऑफिस का डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, एचआर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कौन फॉलो करेगा, एम्प्लॉय, और ये कोवेनेंट्स कौन लगाएगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मेरी जान, क्योंकि कुछ ऐसे गधे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी who writes R like this. So if they write R like this, then it looks like employee but it is written as employer, so you are basically trying to confuse the examiner. So make sure that you write the employer and manager, ठीक है। या फिर अगर अग्रीमेंट जनरली वैसे तो कंपनी के बीच में, कंपनी और मैनेजर के बीच में होता है, कंपनी और कैंडिडेट के बीच में होता है, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हो। लेबर लॉज एप्लीकेबल होंगे तो आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा, क्लियर है, डन है क्या, यस। चलो नेक्स्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, क्या है नेक्स्ट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई इलेक्ट्रॉनिक, ओके। सो ओके, Amazon से शॉपिंग तो सब लोगों ने की है, 100% की होगी, फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, स्नैपडील, आजकल लोग इंस्टाग्राम पे बेचते हैं, है ना, तो बहुत सारी शॉपिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली चल रही है। सो बेसिकली whenever you buy anything online, it becomes a contract, okay, and that contract is known as e-contract. So whenever two parties enter into a commercial agreement with the medium of internet, that is when they do it electronically, it is known as what, electronic contract. And सबसे खास बात मैं अगर आपको बता दूं, that इस contract पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, IT एक्ट 2000 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तीनों एक्ट इस पर एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कौन से एक्ट, कौन से अधिनियम इस पर लागू होंगे, व्हाट हिंदी, कौन से अधिनियम इस पर लागू होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आईटी एक्ट 2000 और एविडेंस एक्ट भी कौन सा है, 1872, ये तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट इस पर एप्लीकेबल है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड और बाइंडिंग मानते हैं, वैसे ही वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड और बाइंडिंग मानेंगे। तो बोलो आया क्या समझ। अब ई कॉन्ट्रैक्ट की खास बात ये कि इसमें 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने टाइप के, 3 मतलब 3। सबसे पहला क्लिक रैप और श्रिंक रैप अग्रीमेंट। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में, क्लिक रैप और श्रिंक रैप अग्रीमेंट। क्लिक रैप श्रिंक रैप कौन सा होता है, बेसिकली टेक इट और लीव इट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन से, टेक इट और लीव इट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस में एक बटन आता है नीचे, आई एक्सेप्ट, ओके, एक बटन आता है नीचे से, चेक बॉक्स आता है, आई एक्सेप्ट, यहाँ पे सारी लिखा होता है, आई हियर बाय एक्सेप्ट ऑल द अबव मेंशन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। और फिर नीचे बटन होता है किस चीज का, नीचे बटन होता है सबमिट का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इस पर टिक लगाओगे, ठीक है। बिना टिक लगाए तो सबमिट होता भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको आई एक्सेप्ट पर टिक लगाना पड़ेगा और फिर ये सबमिट बटन प्रेस करोगे एंड देन यू आर इन अग्रीमेंट। नाउ द सॉफ्टवेयर हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड नाउ यू आर इन एन ई कॉन्ट्रैक्ट विद द सॉफ्टवेयर कंपनी। आ गया समझ में। तो वो कौन से होते हैं, क्लिक रैप होते हैं। एक और तरह का क्लिक रैप होता है जिसमें ओके या फिर आई अग्री आता है, मतलब नीचे बस आई अग्री का बटन होगा, जैसे आप आई अग्री पे क्लिक करोगे, या फिर ओके का बटन होगा, जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे वैसे ही वो आपको आगे लेकर जाएगा। और अगर आपको अग्री नहीं करना है, या फिर अगर आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, या फिर यू डू नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, देन यू कैन जस्ट प्रेस द क्रॉस बटन। ये ऊपर से एक क्रॉस बटन होता है, आप उसको प्रेस कर दोगे, दैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग नहीं हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। So that agreement is known as what, click wrap agreement। ये click wrap कैसा होता है, टेक इट और लीव इट। वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि या तो ये या ये, अग्री और डिसएग्री वाला नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं if you want to take it then press the button, then first of all accept the condition and press the button submit, or
एक और टाइप का कौन सा है जिसमें जस्ट आई ओके ओके या आई अग्री वाला ऑप्शन होता है. इफ यू प्रेस दैट बटन यू आर इन एन अग्रीमेंट. इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट जस्ट प्रेस द क्रॉस बटन ऊपर से और आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. क्लियर है. दूसरा आता है श्रिंक रैप अग्रीमेंट. श्रिंक रैप अग्रीमेंट में क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर की सीडी खरीदी, आपने कोई सॉफ्टवेयर की सीडी, जैसे बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं और पहले तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है, जब पहले के जमाने में जब इतना इंटरनेट नहीं चलता था तब उस टाइम पे सॉफ्टवेयर आपको सीडी में परचेज करने पड़ते थे, या स्पेशली ये वाले क्विक हील हो गया या एंटीवायरस वाले जो होते हैं वो सारे आपको सीडी से परचेज करने होते थे. तो आप सीडी परचेज करके घर लाओगे, आप सीडी अपने लैपटॉप में इंसर्ट करोगे. ठीक है. इंसर्ट करने के बाद जब आप वो सीडी जब आपकी सीडी सामने आएगी स्क्रीन पर तब आपको ऑप्शन मिलेगा उसको एक्सेप्ट करने का. ठीक है. तब आपको ऑप्शन मिलेगा उसको एक्सेप्ट करने का. अगर तब भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आए तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप सीडी अपने वापस निकालो, उसको थैली में वापस डालो और आप दुकानदार को वापस दे दो. एंड यू आर अलाउड टू डू दैट. ही कैन नॉट डिनाई. आ रहा है समझ में. सो these agreements which can only be read and accepted after opening the CD-ROM. So you'll buy the CD, you'll insert the CD in the laptop or the computer, then only the pop-up will arrive on the screen which will show that whether or not you want to accept the conditions. Okay, if you are readily, if you agree or if you are willing to accept the conditions, then you accept it and you can go ahead and you can install the quick heal antivirus. And if you do not, तो आप सीडी वापस निकालो, चुपचाप भैया वापस ले लो. आ रहा है समझ में. ठीक है. अब EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ठीक है. अब देखो, जब भी मैंने Amazon पे ऑर्डर प्लेस किया है ना, Amazon पे ऑर्डर प्लेस किया तो एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCM. सुना होगा आपने, है ना. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे गुड्स सोर्स से कस्टमर तक पहुंचे और उसमें जो थ्रू आउट द जर्नी, जो पूरी जर्नी फॉलो हो रही है उसको हम कैसे मैनेज करें. जैसे कि एक प्रोड्यूसर ने अगर अपनी फैक्ट्री से गुड्स डिस्पर्स किए हैं, ठीक है, डिस्पैच किए हैं, मतलब कैसे फिनिश्ड गुड्स, तो उसके बाद वो गुड्स पहले तो लॉजिस्टिक्स के थ्रू वेयर हाउस में जाएंगे, फिर वेयर हाउस में थोड़े दिन रहेंगे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाएंगे, फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुंच जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर्स को जाएंगे, फिर वो वेयर हाउस में रहेंगे, फिर वहां से रिटेलर्स को जाएंगे, फिर वेयर हाउस में रहेंगे, फिर रिटेलर्स जो है वो कस्टमर को बेचेगा. तो इतना जो खिचड़ी चल रही है इसको मैनेज तो प्रोड्यूसर को करना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैंने लेनोवो का लैपटॉप लिया है, जो कि मत लेना, लाइफ में बहुत खराब है, अगर मैंने लेनोवो का लैपटॉप लिया है तो मैं लेनोवो को गाली दूंगी कि लेनोवो का लैपटॉप खराब है जो कि मैं दे रही हूँ. What if there was a duplicate piece provided by the distributor? पैसे मैंने पूरे दिए हैं, जज मत करना. ठीक है. What if a duplicate piece was provided by the distributor or the retailer or the wholesaler? Okay. What if there has been an exchange of product इन मिडवे, तो फिर क्या होगा. तो उसके लिए हमें सप्लाई चेन को मैनेज करना पड़ता है. और आजकल सारी जो चीजें होती है वो कहाँ चली जाती है, सारी चीजें ऑनलाइन डेटा फीड किया जाता है, जिसको जो कहाँ मिलता है, जो किसको मिलता है, डायरेक्टली सोर्स को, मतलब प्रोड्यूसर को मिलता है. तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज करते हैं. सो बेसिकली व्हेनेवर आई एम ऑर्डरिंग एनीथिंग ऑन Amazon एंड आई एम गेटिंग ईच एंड एवरी डिटेल कि मेरा प्रोडक्ट मुंबई में अभी थाने में था, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट जो है वो थाने से निकलकर बांद्रा पहुंच चुका है, फिर मेरा प्रोडक्ट इतने टाइम पर, टाइम भी आएगा, कुरियर सर्विस का नाम भी आएगा, फिर वहां से मेरा प्रोडक्ट जो है वो इंदौर सुबह 5:30 बजे पहुंच गया, फिर 5:30 बजे से मेरा प्रोडक्ट जो है वो आज डिलीवर हो जाएगा. फिर सडनली मुझे इमीडिएटली मेरे डिलीवरी एजेंट का भी मैसेज आ जाता है, Amazon के आ जाता है कि प्रोडक्ट शैल बी डिलीवर्ड टुडे. ये Amazon एजेंट का नंबर, ये कोड, डिलीवरी मिलते ही आप ये कोड उसको दे देना. तो ये जो सब चीजें हो रही है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जिससे कि हम एक पूरे सप्लाई चेन को मैनेज कर सके. क्लियर है क्या सभी लोगों को? अरे बोलो है ना. चलो लास्ट टॉपिक फॉर द डे. अच्छा, इसी चैप्टर में विल भी है, इसी चैप्टर में विल भी है और गिफ्ट भी है. ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ करने वाले हैं. किसके साथ करने वाले हैं गाइस? नेक्स्ट चैप्टर के साथ करने वाले हैं. ओके, so we are not going to solve the questions with respect to will and gift.
अदर देन दैट विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. चलो, अब आता है लीव इन लाइसेंस. एक कॉन्सेप्ट होता है लीज, एक होता है लीव इन लाइसेंस. क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. और मेरी ये भी बात समझ लेना, लोग ज्यादा लीव इन लाइसेंस प्रेफर करते हैं. वो भी क्यों करते हैं वो भी मैं बताऊंगी. देखो, व्हाट इज लाइसेंस? लाइसेंस इज अ राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर. लाइसेंस क्या होता है? एक राइट होता है कुछ करने का. क्या करने का? गंदा दिमाग मत लगाना. कुछ करने का. और कंटिन्यू टू डू, यू कंटिन्यू टू डू, यू कंटिन्यू टू हैव अ राइट. ओके. और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, किसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी? ग्रांटर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई राइट एक्सरसाइज करते हो जो उस राइट के एब्सेंस में आप नहीं कर सकते थे, तो उस राइट को हम लाइसेंस बोलते हैं. So basically, if I'm enjoying somebody's property, not enjoying basically, but if I'm using somebody's property, grantor's immovable property, मतलब movable भूल जाओ, movable खत्म है, license की बात करें मतलब immovable. So if I'm using somebody's immovable property, then I need a right, I need a permission. और जब तक वो परमिशन मेरे पास नहीं है तब तक मैं वो राइट यूज नहीं कर सकती. तो उस परमिशन को मेरी जान क्या बोलते हैं? लाइसेंस बोलते हैं. मुझे लाइसेंस अगर गाड़ी चलाने के लिए चाहिए तो मुझे लाइसेंस किसी और की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए भी चाहिए. सो इट इज जस्ट अ मेयर राइट that is provided by, that is basically given in the permission, that is basically allowed in a permission by the grantor. ठीक है. अब लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है? लीज इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट. एक पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है किसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी में. मतलब लीज में रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होते हैं और राइट्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस बहुत ज्यादा होती है. लाइसेंस में एक मेयर राइट, एक बेयर परमिशन प्रोवाइड की जाती है. किसकी? लाइसेंसर या ग्रांटर देगा किसे? लाइसेंस या ग्रांटी को, कि ठीक है तुम ये यूज कर लो, तुम ये कमरा यूज कर लो, लेकिन सब मेरी तरीके से होना चाहिए. दैट इज लाइसेंस. ठीक है. तुम्हें जो करना है करो, ये कमरा यूज करो, मुझे रेंट टाइम पर आना चाहिए. दैट इज लीज. क्लियर है. उसके बाद a lease creates an interest in favor of the lessee but a license does not create any interest. ठीक है. लीज में क्या होता है? लीज में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है किसके फेवर में? लेजी के फेवर में. जिसमें लेजी, लेजर बोलता है, जिसमें जो ग्रांटर है, लेजर है, वो ये बोलता है कि तुम चाहो तो सब लीज भी कर दो. ठीक है. तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे टाइम पर लीज रेंट आना चाहिए. ठीक है. लाइसेंस के केस में ऐसा नहीं होता है. तुम्हें जो करना है करो, अलाउड नहीं है. आ रहा है समझ में? उसके बाद लीज जो होती है वो ट्रांसफरेबल, हेरिटेबल भी होती है. मतलब कि लेजी जो है वो भगवान को अगर प्यारे हो गए तो वो सीधे सीधे जो लेजी का जो एयर होगा वो इनहेरिट कर लेगा. ठीक है. लीज जो है वो क्या हो सकती है? सब लीज भी हो सकती है. लेकिन ठीक है, लाइसेंस जो है वो ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल नहीं होती है. लाइसेंस के लिए आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्रेसली अलाउ समवन, you have to expressly allow someone in license that जा बेटा जा सब लाइसेंसिंग कर ले. मतलब क्या? जा सिमरन जा सब लाइसेंसिंग कर ले. आपको एक्सप्रेसली लाइसेंस अग्रीमेंट में बोलना पड़ेगा कि if you want to give this right to somebody else, I am expressly allowing you to do this. ठीक है. लेकिन लीज में अगर आपने कुछ बोला भी नहीं ना, if you're silent about it, if you're silent about sublease, then too lessee has the right to sublease the property. तो ये बहुत बड़ा और माइन्यूट और बहुत ही बिग डिफरेंस है. ये है वो कि सबलीज के लिए ना परमिशन की जरूरत नहीं है. सबलीज के लिए जो लेजी है वो सीधे सीधे जाकर क्या कर सकता है? सबलीज कर सकता है. अग्रीमेंट में अगर एक्सप्रेसली अलाउ किया है तो भी सबलीज कर सकता है. अग्रीमेंट में अगर एक्सप्रेसली, अग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा है, अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इट, तो भी वो सबलीज कर सकता है. लाइसेंस में अगर अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा गया है कि तू सब लाइसेंस कर सकता है तो ही तू कर सकता है. अग्रीमेंट साइलेंट है इस चीज के लिए कि सब लाइसेंस नहीं कर सकता, या फिर सब लाइसेंस नहीं कर सकता है, फिर साइलेंट है इस चीज के लिए तो भी नहीं कर सकता है. ठीक है. सो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना.
इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेसली अलाउड, साइलेंट, एक्सप्रेसली डिसअलाउड, एक्सप्रेसली अलाउड, साइलेंट, एक्सप्रेसली डिसअलाउड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबलेटिंग। सबलेटिंग मतलब दोनों हो गया, हाँ, लीज एंड लाइसेंस दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अगर लीज में एक्सप्रेसली अलाउड है तो वो सब लीज कर ही सकता है। अगर लीज में साइलेंट है, कोई क्लॉज लिखा ही नहीं है सब लीज का, तो भी वो कर सकता है। अगर लीज में एक्सप्रेसली मना किया गया है कि तू नहीं कर सकता सब लीज, तो फिर वो सब लीज लेजी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन लाइसेंस में अगर एक्सप्रेसली अलाउ किया है कि जा बेटा जा, लाइसेंसी ग्रांटी तू कर सकता है सब लाइसेंसिंग, सब लेटिंग कर सकता है, तो फिर वो कर सकता है। अगर लाइसेंसी जो लाइसेंस अग्रीमेंट है वो साइलेंट है, मतलब उसमें सब लाइसेंसिंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर वो नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर डिसअलाउ ही किया हुआ है सब लाइसेंसिंग के बारे में, तो यूं भी नहीं कर सकता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। कोई डाउट है क्या सबको? अरे बोलो, अपने घर पे बोलना। चलो, अभी एक कॉन्सेप्ट होता है असाइनमेंट का। किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है? असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है? व्हेन यू सब लीज फॉर more for a period okay, when you sublease for a period more than the period of original lease. ओके, जब आप ओरिजिनल लीज पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए करते हो क्या? सब लीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। मतलब ओरिजिनल लीज जो थी वो 5 साल की थी, आपने सब लीज कर दिया, अरे मेरे को तो अलाउड है अग्रीमेंट में साइलेंट भी हो या अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली अलाउड भी हो, तो भी मैं कितने टाइम के लिए लीज कर सकती हूँ? 5 साल के लिए कर सकती हूँ। अगर उससे ज्यादा टाइम के लिए मैंने अगर सब लीज किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। एंड असाइनमेंट इज prohibited unless expressly allowed. Assignment is what? It is prohibited unless expressly allowed. मतलब अगर अग्रीमेंट साइलेंट है असाइनमेंट के लिए तो असाइनमेंट अलाउड नहीं है, और अगर असाइनमेंट एक्सप्रेसली डिसअलाउड है तो भी असाइनमेंट अलाउड नहीं। क्लियर है? सब लाइसेंसिंग में तो असाइनमेंट अलाउड ही नहीं है। सब लाइसेंसिंग में क्या अलाउड नहीं है? असाइनमेंट अलाउड ही नहीं है। मतलब सब लाइसेंसिंग आप ओरिजिनल लाइसेंस अग्रीमेंट के पीरियड से ज्यादा वाले पीरियड के लिए कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लाइसेंस अग्रीमेंट में एंटर किया अपने लैंडलॉर्ड के साथ, तो ऐसे केस में अगर ओरिजिनल लाइसेंस अग्रीमेंट 5 साल का है, तो फिर मैं सब लाइसेंस अगर मुझे अलाउ किया भी है, एक्सप्रेसली अलाउ किया है, तो मैं 5 साल के लिए कर सकती हूँ। उससे ज्यादा साल के लिए करूंगी तो असाइनमेंट होगा, और असाइनमेंट अगर एक्सप्रेसली अलाउ किया भी है तो भी मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? तो भी मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? असाइनमेंट नहीं कर सकती हूँ। सो लाइसेंसिंग में असाइनमेंट अलाउड ही नहीं है, और लीज में असाइनमेंट अलाउड है ओनली इफ इट इज एक्सप्रेसली अलाउड। असाइनमेंट अगर अग्रीमेंट साइलेंट है असाइनमेंट के लिए, तो फिर लीज में अलाउड वो नहीं है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। पक्का है क्या? कोई डाउट है क्या? चलो, अब इट सेज कि लीज जो है वो ट्रांसफरेबल भी होती है, हेरिटेबल भी होती है। मतलब अगर डेथ हो गई टेनेंट की, लेजी की डेथ हो गई, तो वो सीधे सीधे लीज किसके नाम पर चली जाएगी? वो जो भी इनहेरिट करेगा। लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लाइसेंस में खत्म, मर गए, सब खत्म, खलास। चलो, A license comes to an end when the death of either grantor grantee. सिंपल सी बात है, लाइसेंस एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में होता है। तो अगर दोनों में से एक भी निपट गया ना, तो लाइसेंस भी खत्म। पर लीज में नहीं होता, लीज में तो आगे चलता जाता है। सो लीज में जब आप पार्टीज को डिस्क्राइब करोगे, इट इंक्लूड्स its heirs, legal heirs, legal representatives and executioners, but license में does not include legal heirs. Okay? उसके बाद a license can be withdrawn at any time at the pleasure of grantor.
ग्रांटर जो है ना वो लाइसेंस कभी भी नोटिस देकर विड्रॉ कर सकता है। मतलब मेरा लैंडलॉर्ड, मैं टेनेंट हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड है, हम दोनों के बीच में 11 महीने का अग्रीमेंट बना है, लाइसेंस अग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बना है, सो ही कैन एनी टाइम रिवोक द लाइसेंस बाय गिविंग मी द नोटिस फॉर अ नोटिस पीरियड व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द लाइसेंस अग्रीमेंट। जो भी नोटिस पीरियड दिया गया है वो नोटिस देकर वो रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीज जो है वो सिर्फ लीज अग्रीमेंट के हिसाब से ही पूरा होगा। मतलब लीज अग्रीमेंट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उस हिसाब से ही लीज अग्रीमेंट टर्मिनेट होगा। मतलब अगर ऐसे सडनली बोले लेजर कि नहीं नहीं अब तुमको जाना है, तो लेजी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं आपको, आप क्यों मुझे जाने देना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं। मतलब अगर लेजी मना करे तो फिर उस केस में लेजर को कंसिडर करना पड़ेगा। लाइसेंस में ऐसा नहीं है, लाइसेंस में जो भी नोटिस पीरियड है वो फॉलो करो, खत्म बात, ठीक है। उसके बाद a lease is unaffected by the transfer of property by sale in favor of third party। मतलब लीज में लेजर इंक्लूड्स फ्यूचर ओनर्स, ओके। तो अगर बाय चांस लेजर बदल जाता है, लीज कोई तीसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज वन पार्टी ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, अब ए ने क्या किया, लीज पर दिया बी को, और फिर ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को, तो अब लेजर कौन बन गया, सी बन गया, लेजी कौन था, बी था, तो ये भी चलेगा। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं है, ओनरशिप गॉन, लाइसेंसर गॉन, ownership gone, licensor gone. So if A is a licensor and if A tries to sell the property to C, then the license agreement shall expire। clear है क्या, पक्का डन है क्या। A lessee has a right to protect the possession in his own right, ठीक है। मतलब कि अगर लेजी को लग रहा है बाय चांस कि भाई मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो खतरे में है, या फिर मेरी जान खतरे में है, या फिर लेजर जो है वो फ्रॉड कर रहा है, तो लेजी जो है वो पोजेशन अपना रिटेन कर सकता है जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं है, अगर लाइसेंसर लाइसेंसी के बीच में झगड़ा होता है तो सबसे पहले लाइसेंसी को घर छोड़ना पड़ेगा और फिर वो बाहर लड़ सकते हैं। क्लियर है सबको, सबसे पहले लाइसेंसी को क्या करना है, जब घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब लाइसेंसी को कोई इंटरेस्ट थोड़ा मिला है, एक परमिशन मिली थी ना रहने की, तो परमिशन मिली, नाउ यू हैव गॉटन इनटू डिस्प्यूट, सो ऑब्वियसली ही इज टेकिंग ऑफ द परमिशन, ही इज टेकिंग बैक द परमिशन एंड नाउ यू हैव टू लीव द वेकेट द पोजेशन। फिर आप कोर्ट में जाकर लड़ते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लीज के केस में ऐसा नहीं है, लीज के केस में वो पोजेशन लेने के बाद भी लेजर से लड़ सकता है, ठीक है। A lessee in possession is entitled to any improvement accessions made to the property। मतलब अगर लीज पीरियड में उसने कोई भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया, कुछ भी प्रॉपर्टी में चेंजेस किए, तो लेजी के पास उसका राइट है, लेजी उसको लेकर जा सकता है अपने साथ, लेजी उसको उखाड़ कर लेकर जा सकता है, लेजी उसके पैसे लेजर से ले सकता है। लाइसेंस में तो अलाउड ही नहीं होता है, लाइसेंस में तो क्लियरली होता है दैट यू कैन नॉट मेक एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर और यू कैन नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन व्हिच विल डैमेज द प्रॉपर्टी। तो लाइसेंस में तो ये सब अलाउड होता ही नहीं है। क्लियर है क्या सबको, बहुत अच्छे से, पक्का है क्या, कैसे क्या। चलो अब एक आध कुछ केस स्टडी जो मतलब जो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए लीज लाइसेंस से रिलेटेड वो देखो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इज अ लाइसेंस और अ लीज, real test is to ascertain that the parties whether they intended to create a license or a lease। मतलब एक ग्रांटर पर डिपेंड करता है कि वो लाइसेंस क्रिएट करना चाहता था, लीज क्रिएट करना चाहता था, वो यहाँ पर एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता था या सिर्फ एक राइट देना चाहता था। जितने भी टेनेंसी अग्रीमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब जैसे मैं पुणे में रहती हूँ, पहले बैंगलोर में रहती थी, so I always had what I always had leave and license agreement। Why? Because the grantor, the landlord did not want to give me a proper right or an interest over that property where he could not just ask me to leave। मतलब मुझे लात मार के बाहर नहीं निकाल सकते थे या फिर मुझे जाने के लिए नहीं बोल सकते थे, ऐसा वो काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लीव लाइसेंस में आते थे। और लीव एंड लाइसेंस जो है वो 11 महीने का होगा और उससे ज्यादा का अगर होगा तो लीज हो जाएगा। क्लियर है सबको, पक्का। सो इफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंटाइटलिंग ट्रांसफरी टू एंजॉयमेंट, अगर ट्रांसफरी को आप एंजॉयमेंट के राइट्स दे रहे हो, आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो लीज हो जाएगा। क्लियर है सबको। बट इफ इट ओनली परमिट्स द अदर पर्सन टू जस्ट गिव द पोजेशन, आप सिर्फ उसको एक पोजेशन दे रहे हो, रहने की एक जगह दे रहे हो, बट सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर लाइसेंसर की है तो वो लाइसेंस है।
A licensee is a licensee whether the license is for occupation of the premises or for casual visits or for any other purpose. अगर वो अग्रीमेंट लाइसेंस के लिए बना है तो वो किसी भी पर्पस के लिए हो, वो सिर्फ रहना हो वहां पर, या वो सिर्फ कभी कभी आकर अपना सामान रखता हो वहां पर, या फिर वो वहां पर सिर्फ पार्टी करने आता हो दोस्तों के साथ, नो मैटर व्हाट द सिनेरियो इज, इट विल स्टिल रिमेन अ लाइसेंस. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो लाइसेंस के पर्पस के हिसाब से लाइसेंस का स्टेटस नहीं बदलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंसर ने अलाउ किया लाइसेंसी को सिर्फ रहने के लिए, पर अब अपने दोस्तों को बुला के पार्टी भी कर रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे अरे दोस्तों को बुला ली अब तो एंजॉयमेंट कर लिया इसने मतलब ये लीज हो गया. नहीं, इट विल स्टिल रिमेन अ लाइसेंस because right now लाइसेंसर ग्रांटर के पास ये राइट है कि वो इस बेसिस पर लाइसेंसी को निकाल सकता है कि तूने पार्टी किया, तूने यहाँ पे दारू पिया, तो निकल. आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो once a licensee always a licensee. क्लियर है क्या? If the premises are given under leave-in license, the same can be terminated as per agreement, or otherwise licensor can demand the possession back. लाइसेंसर ये बोल सकता है मुझे घर बेचना है, तू वापस दे, मुझे घर चाहिए, मैं खुद रहने आ रहा है, तू वापस दे, ठीक है, ये 1 महीने का नोटिस दे रहा है, तू घर ढूंढ ले. सो ऑल ऑफ दैट. अच्छा, इनफैक्ट लाइसेंस अग्रीमेंट में नोटिस पीरियड भी कम होता है, बहुत कम नोटिस देकर लाइसेंसर आपको निकाल सकता है, लेकिन लीज में नोटिस पीरियड भी ज्यादा होता है, 2-3 महीने का होता है. टर्मिनेशन इज वे टू इजी इन लीव एंड लाइसेंस एज कंपेयर टू लीज. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में दो चीजों पर डिपेंड करता है कि पार्टीज का इंटेंशन क्या था और कितना इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है. इन पर डिपेंड करता है कि वो लीव एंड लाइसेंस है या फिर वो लीज. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तो एक बार क्विकली लीव एंड लाइसेंस पढ़ लो, ठीक है? ये इनके डिफरेंसेस पढ़ लो सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द क्वेश्चंस. Just a minute. ओके गाइस, चलो क्वेश्चंस करेंगे क्या? यस,
ओके चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेल क्रेडिट एजेंसी। डेल क्रेडिट एजेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेल क्रेडिट एजेंसी बेसिकली क्या होता है, अगर आपको शॉर्ट नोट आ रहा है तो सबसे पहले आप एक लाइन में लिखो कि कमर्शियल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल whereby a principal hires the latter or the former hires the latter to sell off the goods to third parties or to buyer on behalf of him, okay, whereby the ownership lies with the principal and for which the agent charges commission, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि इसके लिए इसमें जो एजेंट होता है he charges extra commission, extra remuneration for which in which he undertakes the responsibility to indemnify the principal to for the solvency और फॉर द परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस गारंटी ऑफ द बायर, ओके। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन अवार्ड। अवार्ड के बारे में आपको लिखता है कि पहले बात तो अवार्ड क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आप 2 लाइन में वो लिखो, फिर 1 लाइन छोड़ के आप अवार्ड के सारे रिक्विजिट्स लिखो जो हमने डिस्कस किए। अवार्ड शुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग, अवार्ड शुड बी प्रैक्टिकल टू इंप्लीमेंट, अवार्ड शुड बी अनबायस्ड। इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्लिक रैप अग्रीमेंट, क्लिक रैप अग्रीमेंट या तो ओके आई एग्री या फिर आई एक्सेप्ट एंड सबमिट, ये वाले एग्रीमेंट टेक इट और लीव इट वाले होते हैं। सबसे पहले आप ई कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या होता है स्टार्टिंग की 2 लाइन में, फिर 1 लाइन छोड़कर आप बताओ क्लिक रैप क्या होता है। फिर फाइडेलिटी। फाइडेलिटी बेसिकली फाइडेलिटी गारंटी क्या होती है, जिसमें एम्प्लॉयर को गारंटी देता है एक श्योरिटी किस चीज की, मिसकंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय की। फिर आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी कि बाय चांस अगर एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट प्रूफ हो गया तो उस केस में फिर एम्प्लॉयर जो श्योरिटी होगी, श्योरिटी वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा और एम्प्लॉयर अगर फिर भी उस एम्प्लॉय को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। काउंटर गारंटी तो भाई दोनों, जब प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को गारंटी देता है कि तुम मेरे बिहाफ पर जो गारंटी ले रहे हो, तुम्हें जो डैमेजेस फेस करने पड़ेंगे उसको उसका बदला या उसके रिटर्न में मैं तुम्हें पूरा पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम डोनेशन तो करने बैठे नहीं हो, तो तुम जो मेरे बिहाफ पर क्रेडिटर को दोगे वो मैं तुम्हें सूद समेत वापस दे दूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर गारंटी। फोर्स मेजॉर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है लाइक वॉर, लाइक पैंडेमिक, लाइक कोरोना, ठीक है, तो उस केस में फिर जो पार्टीज है वो अपना परफॉर्मेंस डिले कर सकती हैं, ठीक है, या फिर वेव ऑफ करवा सकती है, तो फोर्स मेजॉर होता है। ईडीआई में जब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो वो ईडीआई होता है। ईडीआई यूज कहां पर होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। कहां पर यूज होता है गाइस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। डिफरेंशिएट बिटवीन लीज एंड लाइसेंस अभी हमने डिस्कस किया, लीज एंड लाइसेंस में बहुत सारे डिफरेंस हमने डिस्कस किए। प्रिविलेज एंड अनप्रिविलेज विल तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फाइडेलिटी और परफॉर्मेंस गारंटी कंप्लीटली अलग होता है। फाइडेलिटी गारंटी में पार्टीज कौन कौन सी होती है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर श्योरिटी होती है। परफॉर्मेंस गारंटी में प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिसी होती है और गारंटी होती है, गारंटर होता है, ठीक है, या फिर श्योरिटी होता है। फाइडेलिटी में एम्प्लॉय की मिसकंडक्ट के लिए गारंटी दी जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी में जो प्रॉमिसर होता है उसकी परफॉर्मेंस की गारंटी दी जाती है कि या तो श्योरिटी खुद परफॉर्म करेगा, पर अगर वो परफॉर्मेंस पर्सनल नेचर का हो, जैसे शाहरुख खान की परफॉर्म करने की बात आई, तो ऐसे केस में फिर वो कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लेज, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन। प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, पहली बात तो मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज और हाइपोथिकेशन मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, पहली चीज इट्स रेनिंग हेवीली, ओके। उसके बाद okay, let's do one thing, let's continue the questions, you can hear me, let's continue the questions in the next class live lecture में, okay, चलो, so I'll see you on Wednesday, तब तक के लिए have a nice